हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का इनकम टैक्स प्रैक्टिस बैच की नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आज है हमारी क्लास नंबर 6। फर्स्ट 5 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत ही बढ़िया तरीके से ओवर कर लिया है। तो जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो डाउट हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, वहीं पे आप लोगों को अपनी जो क्वेरीज है वो मेरे से पूछनी है। राइट, स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इनकम अंडर द हेड सैलरीज। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे इनकम अंडर द हेड सैलरीज। सबसे पहले सैलरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिलेटिंग टू सैलरी, वो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है सर? मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है, जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बताता है कब क्या करना है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बताता है कि कब क्या करना है और उसके लिए उसे पीरियोडिकली पेमेंट मिलती है। ये पेमेंट वीकली हो सकती है, बाय मंथली हो सकती है, मंथली हो सकती है, यूजुअली मंथली ही होती है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो वो रिम्यूनरेशन अंडर द हेड सैलरी में नहीं आएगा, वो रिम्यूनरेशन अंडर द हेड पीजीबीपी में चला जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट क्या होती है सर? कोई फर्क नहीं होता है आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट पे हो कि आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, वो सैलरी हेड में ही आएगा। अगर आप दो एम्प्लॉयर्स के पास काम करते हैं, लेट से आप ए लिमिटेड में भी काम करते हैं और आप बी लिमिटेड में भी काम करते हैं, तो जो ए लिमिटेड से सैलरी मिल रही है और जो बी लिमिटेड से सैलरी मिल रही है, ये दोनों सैलरी आपकी अंडर द हेड अंडर द हेड सैलरी में ही आएंगी। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी क्या होता है कि अगर आप अपनी सैलरी वेव ऑफ कर देते हो, आप अपनी सैलरी वेव ऑफ कर देते हो, एम्प्लॉयर को मना कर देते हो कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, तो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12 महीने काम किया, 12 महीने आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी अपने एम्प्लॉयर को, और आपने एक मंथ की सैलरी फॉरगॉन कर दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने एम्प्लॉयर से कहा कि मेरी एक महीने की सैलरी आप मुझे मत दो, ये आप ऑर्फनेज हाउस में डोनेट कर दो। राइट, आपने एक महीने की सैलरी का वेवर कर दिया, आपने एम्प्लॉयर से 11 महीने की सैलरी ली और एक महीने की सैलरी आपने वेव ऑफ कर दी। भले आपने एक महीने की सैलरी वेव ऑफ कर दी, सरकार आपसे टैक्स पूरे 12 महीने की सैलरी पे ही लेगी। अगला कॉन्सेप्ट आता है सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी क्या होती है सर? जब एम्प्लॉय अपनी सैलरी सरेंडर कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब एम्प्लॉयर अपनी सैलरी सरेंडर कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट, तो इसमें आपको टैक्स नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल, 12 महीने की सैलरी है अप्रैल से लेकर मार्च तक की, मैंने फरवरी और मार्च की सैलरी सरेंडर कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट, तो इस केस में जो 2 महीने की सैलरी मैंने सरेंडर करी है उस पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुझे टैक्स केवल और केवल 10 महीने की सैलरी पे देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको दोनों पॉइंट क्लियर हुए। पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा था कि अगर आप सैलरी फॉरगॉन करते हो, आप सैलरी वेव ऑफ करते हो, तो उस केस में आपको टैक्स लगेगा। आपको 11 महीने की सैलरी मिली, आपने एक महीने की सैलरी फॉरगॉन करी, आप टैक्स 12 महीने की सैलरी पे दोगे। अगर आपको 10 महीने की सैलरी मिली और 2 महीने की सैलरी आपने सरेंडर करी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट, तो इस केस में 2 महीने की सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा, आप केवल और केवल 10 महीने की सैलरी पे ही टैक्स पे करेंगे। सैलरी पेड टैक्स फ्री। सैलरी पेड टैक्स फ्री क्या होता है? सैलरी पेड टैक्स फ्री एक मिथ होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है और आपके बिहाफ पे टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट को। आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे जो टैक्सेस पे करे हैं गवर्नमेंट को, वो परक्यूजिट मान लिए जाते हैं और आपकी सैलरी में ऐड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए का पेमेंट किया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए का पेमेंट किया, और एम्प्लॉयर ने ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय टैक्स पे किया ऑन 10 लाख। 10 लाख पे अगर आप टैक्स निकालोगे तो ये टैक्स निकल कर आएगा बेटा 1,17,000 रुपए। 1,17,000 रुपए। तो एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए की सैलरी दी और उस सैलरी पे टैक्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे किया। ये जो टैक्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पर पे किया,
इसे इनकम टैक्स में क्या मान लिया जाता है, परक्यूजिट मान लिया जाता है, और इसे एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दिया जाता है। यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी 10 लाख नहीं मानी जाएगी, एम्प्लॉय की सैलरी 11,17,000 मानी जाएगी। एम्प्लॉय की सैलरी 11,17,000 मानी जाएगी और इस 11,17,000 पे टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। इस 11,17,000 पे टैक्स कंप्यूट किया जाएगा और वो टैक्स आ रहा है आपका 1,53,500। और इस टैक्स में से जितना टैक्स एम्प्लॉयर पे कर चुका है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, जितना टैक्स एम्प्लॉयर पे कर चुका है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, वो माइनस कर दिया जाएगा। रेस्ट ऑफ द टैक्स कौन पे करेगा, रेस्ट ऑफ द टैक्स एम्प्लॉय पे करेगा। लॉजिक समझ में आया? अगर टैक्स फ्री सैलरी मिल रहा है तो टैक्स फ्री सैलरी का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है और एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है, एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है। और जो टैक्स का पैसा एम्प्लॉयर पे करता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, परक्यूजिट बोल देते हैं। और इस परक्यूजिट को एम्प्लॉय की सैलरी में क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है और दोबारा से टैक्स निकाला जाता है। टैक्स निकल कर आता है इतना, और जितना टैक्स एम्प्लॉय पे कर चुका है, जितना टैक्स एम्प्लॉय पे कर चुका है, सॉरी जितना टैक्स एम्प्लॉयर पे कर चुका है वो माइनस कर दिया जाता है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज पेबल बाय, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज पेबल बाय एम्प्लॉय। ठीक है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज पेबल बाय एम्प्लॉय। क्लियर? अगला पॉइंट क्या निकल कर आता है, प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी का मतलब क्या है, जहां पर आपने सर्विसेज रेंडर करी हैं वहीं पर सैलरी एक्रू होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्विसेज रेंडर करी है इंडिया में, फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्विसेज रेंडर करी है इंडिया में तो आपकी सैलरी एक्रू होगी इंडिया में। अगर आपने सर्विसेज रेंडर करी है इंडिया के बाहर तो आपकी सैलरी एक्रू होगी इंडिया के बाहर। राइट, राइट एवरीवन। अगला पॉइंट निकल कर आता है बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 आपसे क्या कहता है, सेक्शन नंबर 15 कहता है कि सैलरी अगर ड्यू हो गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, सैलरी ड्यू हो गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है तो ये सैलरी आपकी टैक्सेबल होगी। सैलरी अगर आपको रिसीव हो गई है लेकिन अभी ये ड्यू नहीं हुई है तो भी ये टैक्सेबल होगी। यानी कि ड्यू और रिसीव दोनों में जो अर्लियर है वो पहले टैक्सेबल होगा, ड्यू और रिसीव दोनों में जो अर्लियर है वो टैक्सेबल होगा। आपने 12 महीने की सर्विसेज रेंडर करी और आपको सैलरी 10 महीने की मिली, आपने 12 महीने की सर्विसेज रेंडर करी और आपको सैलरी 10 महीने की मिली, तो इस केस में टैक्स आप कितने महीने की सैलरी पे दोगे, इस केस में आप टैक्स कितने महीने की सैलरी पे दोगे, इस केस में आप टैक्स 12 महीने की सैलरी पे दोगे। आपने 12 महीने की सर्विसेज दी और आपके एम्प्लॉयर ने आपको 12 महीने की तो सैलरी दी प्लस उसने आपको 1 महीने का सैलरी एडवांस में दिया, यानी कि आपको 13 महीने का सैलरी मिला। तो इस केस में आपको जो टैक्स देना पड़ेगा बेटा वो 13 महीने की सैलरी पे देना पड़ेगा। इस केस में आपको जो टैक्स देना पड़ेगा बेटा वो 13 महीने की सैलरी पे देना पड़ेगा। ड्यू और रिसीव दोनों में जो भी अर्लियर होगा उस पे आपको टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। ड्यू और रिसीव दोनों में जो अर्लियर होगा उसमें आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। गायत्री बेटा चैप्टर बहुत बड़ा है, स्पीड कम कर देंगे तो सर हो नहीं पाएगा कंप्लीट। ठीक है, पर्पस रिवाइज करना ही है, पर्पस आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाना नहीं है। राइट, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं इसको थोड़ा सा और स्लो करता हूं। सेक्शन नंबर 15 डील करता है विद द बेसिस ऑफ चार्ज। सैलरी चार्जेबल होती है टू टैक्स ईदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो सैलरी ड्यू और रिसीट दोनों में जो अर्लियर है उसके बेसिस पे टैक्सेबल होती है। हाउ एवर वेयर एनी सैलरी इज पेड इन एडवांस is assessed in the year of payment, it cannot be subsequently brought to tax in the year in which it is due। अगर आपकी सैलरी एडवांस बेसिस पे टैक्सेबल हो चुकी है तो फिर ये ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, लेट से 2020-21 में, लेट से 2020-21 में आपने 12 महीने की सर्विसेज दी, आपने 12 महीने की सर्विसेज दी, आपकी 12 महीने की सैलरी ड्यू हुई। ठीक है, लेकिन 20-21 में आपको जो सैलरी रिसीव हुई वो 12 महीने की तो हुई जो आपने 20-21 में सर्विसेज दी हैं, प्लस 1 मंथ की सैलरी
अप्रैल 22 की आपको एडवांस में मिल गई, 1 महीने की सैलरी अप्रैल 22 की आपको एडवांस में मिल गई, तो आप 20-21 में टैक्स कितने महीने की सैलरी पे दे रहे होगे? 20-21 में आप टैक्स कितने महीने की सैलरी पे दे रहे होगे? आप 13 मंथ की सैलरी पे टैक्स दे रहे होगे। अब जब अब जब 21-22 आएगा, अब जब 21-22 आएगा तो 12 महीने की सैलरी ड्यू होगी, 12 महीने की सैलरी ड्यू होगी, लेकिन आपको जो सैलरी रिसीव होगी वो कितने महीने की होगी? 11 महीने की, 11 महीने की, मई से लेकर मार्च तक की, क्योंकि अप्रैल महीने की सैलरी तो तुम पिछले साल ही ले चुके थे, अप्रैल महीने की सैलरी तो तुम पिछले साल ही ले चुके थे, तो अब 21-22 में आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 11 महीने की सैलरी पे ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अप्रैल महीने वाली सैलरी पे पिछले साल टैक्स दे दिया था, आपने अप्रैल महीने वाली सैलरी पे पिछले साल टैक्स दे दिया था, तो आज जब वो सैलरी ड्यू होगी तो आप दोबारा से गवर्नमेंट को टैक्सेस पे नहीं कर रहे होंगे, राइट? आगे क्या बोलता है? If the salary is paid in arrears as already been assessed on due basis, the same cannot be taxed again when it is paid. तो arrears of salary का मतलब क्या होता है? arrears of salary का मतलब क्या होता है? arrears of salary का मतलब होता है increment with retrospective effect. increment with retrospective effect. तो अगर आपको arrears of salary receive हो रही है, अगर आपको arrears of salary receive हो रही है, तो ये taxable होगी इन द ईयर ऑफ रिसीट, ये आपकी टैक्सेबल होगी इन द ईयर ऑफ रिसीट। यानी कि अगर मैं बेसिस ऑफ चार्ज को समराइज करूं आपके लिए, अगर मैं बेसिस ऑफ चार्ज को समराइज करूं आपके लिए, तो वो क्या बोलता है? सर सैलरी अगर ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, सैलरी अगर ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई तो वो टैक्सेबल होगी। सैलरी अगर रिसीव हो गई लेकिन ड्यू नहीं हुई तो वो भी टैक्सेबल होगी। सैलरी अगर आपको एरियर्स में मिली, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इंक्रीमेंट से आपको सैलरी रिसीव हुई, तो ये आपकी क्या होंगी? टैक्सेबल होंगी। बात समझा कि नहीं? सभी मेरे बच्चों को बेसिस ऑफ चार्ज क्लियर हुआ कि नहीं? सैलरी ड्यू हुई लेकिन रिसीव नहीं हुई, टैक्सेबल। सैलरी रिसीव हुई लेकिन ड्यू नहीं हुई, टैक्सेबल। अगर आपको रिट्रोस्पेक्टिव इंक्रीमेंट हुआ है और सैलरी आपको रिसीव हुई है तो वो टैक्सेबल। अब यहां पर हम लोग को एक रिलीफ मिलता है अंडर सेक्शन 89, वो हम बाद में करेंगे। यहां पे हमें रिलीफ मिलता है अंडर सेक्शन 89, उसे हम लोग बाद में कर रहे होंगे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो जो रिम्यूनरेशन मिलता है वो पीजीबीपी में जाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है और आपको कोई रिम्यूनरेशन मिलता है तो वो पीजीबीपी में जाता है, राइट? ठीक है सर। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी। तो मेरी बात समझना, आपका जो लोन है, आपका जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी है, आपका जो लोन है और आपका जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी है, ये आपका ये आपका एक तरीके का बोरोइंग है फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये आपका बोरोइंग है फ्रॉम एम्प्लॉयर, और ये आपकी सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, ये आपका सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। मतलब आपको ये पैसा अपने एम्प्लॉयर को वापस करना होता है, आपको ये पैसा अपने एम्प्लॉयर को वापस करना होता है। मतलब अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर से 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो मेरी सैलरी में से वो लोन का पैसा थोड़ा थोड़ा करके कटेगा। अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर से अपने सैलरी के अगेंस्ट एडवांस लिया है तो वो भी एक तरीके का लोन है, मेरी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा कटेगा। लेकिन अगर मुझे एडवांस सैलरी मिली है, अगर मुझे एडवांस सैलरी मिली है तो ये सैलरी से एडजस्टेड नहीं होती, ये सैलरी से एडजस्ट नहीं होती। एडवांस सैलरी जो होगी वो आपकी टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरी, आपकी जो एडवांस सैलरी होती है वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरी। लेकिन आपका जो लोन है और जो आपका एडवांस अगेंस्ट सैलरी है, दिस इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी।
दिस इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। बात समझ में आ गया? तो एडवांस सैलरी सैलरी में से एडजस्ट नहीं होता, वो तो पूरा का पूरा सैलरी ही आपको एडवांस में मिल गया, राइट? वेयर एज लोन और एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज अ सॉर्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर विच यू हैव टू एडजस्ट अगेंस्ट सैलरी। अगला पॉइंट निकल कर आता है बेटा, अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं बच्चे? अलाउंसेस क्या होते हैं सर? आपको एक फिक्स्ड पर्पस के लिए, एक फिक्स्ड मॉनेटरी कंसीडरेशन मिलता है। फिक्स्ड पर्पस के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। ये जो अलाउंसेस होते हैं बेटा, ये ऑफिशियल पर्पस के लिए भी हो सकते हैं और ये पर्सनल पर्पस के लिए भी हो सकते हैं। ये ऑफिशियल पर्पस के लिए भी हो सकते हैं और ये पर्सनल पर्पसेस के लिए भी हो सकते हैं। हर महीने आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलती है किसी फिक्स्ड पर्पस के लिए। अब वो पर्पस ऑफिशियल पर्पस हो सकता है, वो ऑफिशियल पर्सनल पर्पस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। अलाउंसेस आर एडिशनल कंसीडरेशन। अलाउंसेस आर एडिशनल सैलरी। जो आपको सैलरी मिलती है आपके एम्प्लॉयर से फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, उसके अलावा आपका एम्प्लॉयर आपको क्या देता है? कुछ अलाउंस to meet out certain expenses. That expense can be either official or it can be personal. अब अलाउंसेस के अंदर कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब उसमें से सरकार आपको कोई भी छूट नहीं देती है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको वो अलाउंसेस दिए हैं तो वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेंगे ही बनेंगे। इनमें से कुछ अलाउंसेस की लिस्ट हमने तैयार करी है। सबसे पहला आता है आपका सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस मतलब आपको घर पे नौकर चाकर रखने के लिए पैसा दिया जाता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको नौकर चाकर रखने के लिए अलाउंस दे रहा है, वो अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए पैसा दे रहा है तो वो पैसा आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। ध्यान रखिएगा, ये मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ये मेडिकल अलाउंस है। ये मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ये मेडिकल अलाउंस है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल अलाउंस देता है तो ये फुल्ली टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। आपका एम्प्लॉयर आपको मील अलाउंस देता है, लंच अलाउंस देता है, टिफिन अलाउंस देता है, बेसिकली खाने पीने के लिए वो आपको अलाउंस दे रहा है, तो वो अलाउंस आपका फुल्ली टैक्सेबल है। आपका एम्प्लॉयर आपको डियरनेस अलाउंस दे रहा है। डियरनेस अलाउंस क्यों दिया जाता है? टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के खर्चों से बचने के लिए दिया जाता है। टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हॉलीडे होम अलाउंस देता है कि घूमने जाओ और उसके लिए मैं आपको पैसा दे रहा हूं, घूमने जाओ उसके लिए मैं आपको पैसा दे रहा हूं, तो ये अलाउंस भी क्या होता है बेटा? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। इसके बाद आपका एम्प्लॉयर अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस देता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। टेलीफोन अलाउंस देता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। ओवर टाइम अलाउंस देता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। ओवरसीज अलाउंस देता है, आपको विदेश में काम करवाया जा रहा है उसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, एक इंटीरियर डेकोरेटर है और वो एक इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी के अंदर काम करते हैं। अब वो कंपनी मिस्टर एक्स को अलग से अलाउंस देगी कि बाबू आफ्टर ऑफिस आवर्स तुम सेम काम अपने लिए मत करो, तुम आफ्टर ऑफिस आवर सेम काम अपने लिए मत करो, क्योंकि अगर तुम पैसे के चक्कर में अपने लिए काम करोगे तो कंपनी का नुकसान करोगे। तो कंपनी तुमको सेम काम ना करने के लिए, सेम काम ना करने के लिए जो पैसा देती है वो क्या होता है? वो होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। इसके बाद अगर आपको रूरल एरिया में डिप्लॉय किया हुआ है एम्प्लॉयर ने, तो वो आपको रूरल अलाउंस दे रहे होंगे। कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट अलाउंस मिल रहा होगा। अगर आप को हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस मिल रहा है। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कब मिलता है? जब आपको किसी ऐसी सिटी के अंदर भेजा जाता है जहां पर खर्चे क्या हैं? ज्यादा हैं, जैसे कि जो टीयर 1 सिटीज हैं, बैंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, पुणे है। तो टीयर 1 सिटीज में जब आपको एम्प्लॉयर शिफ्ट करता है तो वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, उसके लिए वो आपको हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस देता है। मैरिज और फैमिली अलाउंस दे रहा है कि शादी वादी करो, फैमिली वैमिली सेट करो। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दे रहा है। अब सिटी कंपनसेटरी अलाउंस और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस लगभग लगभग एक ही बात है।
अगर आपका एम्प्लॉयर आपको टीयर 3 सिटी से टीयर 2 सिटी पे, टीयर 2 सिटी से या टीयर 1 सिटी पे कन्वर्ट करता है, तो आपको वो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देता है टू मीट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच यू हैव टू इनकर इन एडिशन बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सिटी, बिकॉज ऑफ द हाई एक्सपेंसेस ऑफ द सिटी। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कुछ कुछ अलाउंसेस को हाईलाइट करते हुए चल रहा था। जिनको मैंने हाईलाइट किया है इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस में आपको यही अलाउंसेस नजर आ रहे होंगे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ ऊंचा ऊंचा बोलेंगे ताकि घर में सभी लोगों को याद हो जाए कि कौन कौन से अलाउंसेस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं। सबसे पहले आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। मील अलाउंस, लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, ये आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। डियरनेस अलाउंस अगर आपको दिया जा रहा है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जा रहा है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। टेलीफोन अलाउंस दिया जा रहा है फुल्ली टैक्सेबल होता है। मैरिज फैमिली अलाउंस दिया जा रहा है फुल्ली टैक्सेबल होता है। सिटी कंपनसेटरी या फिर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दिया जा रहा है फुल्ली टैक्सेबल होता है, राइट। इनको अच्छे से आप लोग रीड कर लेंगे। अगला पॉइंट निकल कर आता है कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड है मतलब कि इसके ऊपर आपको कोई भी गवर्नमेंट को टैक्सेस पे नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है इसके अंदर, वो अलाउंसेस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मिलते हैं। वो अलाउंसेस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मिलते हैं, उन अलाउंसेस पे उन जजेस को कोई भी टैक्स नहीं पे करना रहता है। कोई भी सैलरी, कोई भी अलाउंस, कोई भी परक्यूजिट जो पे किया जाता है यूएनओ के एम्प्लॉइज को, मतलब यूएनओ का जो इंडियन ऑफिस है उसमें कोई भी जो काम कर रहा है उसको जो सैलरी मिलती है, उसको जो अलाउंसेस मिलते हैं, उसको जो परक्यूजिट्स मिलते हैं, उसमें कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने होते हैं। कोई भी अलाउंसेस, कोई भी परक्यूजिट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है इंडियन सिटीजन को फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, ऑलरेडी आपने पढ़ा है सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 के अंदर हमें क्या मिलती है इसमें, एग्जेम्पशन। जब आपको रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर पढ़ाया गया था तो वहां पर इस बात को आपके लिए कवर अप किया गया था, राइट। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर है, इसमें कुछ भी खास दिमाग लगाने वाला नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने निकल कर आ रही है, अब इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने निकल कर आ रही है। कुछ अलाउंसेस आपके पार्टली एग्जेम्प्ट होते हैं, कुछ अलाउंसेस पार्टली टैक्सेबल होते हैं। अलाउंसेस जो पार्टली एग्जेम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल होते हैं, वो अलाउंसेस जो पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल होते हैं, राइट। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल एक्सपेंसेस की, सॉरी ऑफिशियल अलाउंसेस की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके अंदर बेटा ऑफिशियल अलाउंसेस की। ऑफिशियल अलाउंसेस कौन से होते हैं? ऑफिशियल अलाउंसेस कौन से होते हैं? जो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। ऑफिशियल अलाउंसेस का सिंपल सा रूल है, ऑफिशियल अलाउंसेस का सिंपल सा रूल है, आपका जो अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, आपका जो अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा वो होगा लोअर ऑफ, वो होगा लोअर ऑफ ए पॉइंट जितना अलाउंस आपको रिसीव हुआ है, जितना अलाउंस आपको रिसीव हुआ है, या फिर आपने जितना पैसा खर्च किया है, जितना पैसा आपने खर्च किया है ऑफिशियल यूज के लिए, दोनों में जो भी कम है वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो एक तरीके का ऑफिशियल अलाउंस है। लेट से आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है 1,000 रुपए महीना, यानी कि आपको 12 महीने में कितने रुपए मिले होंगे? आपको 12 महीने में मिले होंगे 12,000। लेकिन आपने इसमें से खर्च किए यूनिफॉर्म पे लेट से 7,000 रुपीज, आपने खर्च किए लेट से 7,000 रुपीज, तो सर आपको मिले कितने? आपको मिले 12,000, आपने खर्च कितने किए? 7,000, तो आपको एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 7,000, यानी कि आपका टैक्सेबल पोर्शन कितना हो जाएगा? सर हमें 12,000 रुपए रिसीव हुआ है जिसमें से 7,000 हमारा एग्जेम्प्ट हो गया है, 5,000 रुपए हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 5,000 सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, राइट। तो लॉजिक समझ में आया ऑफिशियल अलाउंस का। ऑफिशियल अलाउंस में आपकी जो अमाउंट एग्जेम्प्ट होती है
वो होती है लोअर ऑफ अलाउंसेस रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड फॉर ऑफिशियल यूज, राइट। अब कौन कौन से अलाउंसेस को हम लोग ऑफिशियल अलाउंस की कैटेगरी में डालते हैं? सबसे पहला अलाउंस निकल कर आता है आपके सामने ट्रांसफर अलाउंस। सबसे पहला अलाउंस जो निकल कर आता है आपके सामने वो आता है मेरे बेटा ट्रांसफर अलाउंस। ट्रांसफर अलाउंस क्या होता है? आपका एम्प्लॉयर आपकी जॉब लोकेशन चेंज कर रहा है। पहले आप दिल्ली में काम करते थे, आपका घर परिवार दिल्ली में रहता था, और अब आपका एम्प्लॉयर आपको मुंबई ट्रांसफर। तो जब आपका एम्प्लॉयर मुंबई आपको ट्रांसफर करता है तो आपको अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होना रहेगा। आपका घर का सामान भी दिल्ली से मुंबई जाएगा। तो इस शिफ्टिंग के काम के लिए वो आपको ट्रांसफर अलाउंस देगा। जितना पैसा आपको रिसीव हुआ या फिर जितना पैसा आपने खर्च किया, दोनों में जो कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हेल्पर अलाउंस दिया। हेल्पर अलाउंस अगर आपको मिल रहा है, आपके ऊपर बर्डन ज्यादा है काम का, तो आपके एम्प्लॉयर ने कहा चलो एक काम करो, अपने लिए सेक्रेटरी हायर कर लो, उस सेक्रेटरी को सैलरी पे कर देना, राइट। सेक्रेटरी हायर करो, उसको आप सैलरी पे कर देना। आपका एम्प्लॉयर आपको 10,000 पर मंथ हेल्पर अलाउंस दे रहा है और आपने सेक्रेटरी हायर कर लिया लेट्स से फॉर 6,000, तो आपको मिल रहा है 10,000 और आप खर्च कर रहे हो 6,000। 4,000 रुपए जो आप सेव कर रहे हो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आप एम्प्लॉयर आपको एकेडमिक अलाउंस दे रहा है। एकेडमिक अलाउंस क्या है? वो आपकी एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहा है। बेसिकली वो आपको पढ़ा लिखा रहा है कि बेटा थोड़ी सी एजुकेशन ले लो। अब सर एकेडमिक अलाउंस को हम लोग ऑफिशियल अलाउंस क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर एम्प्लॉय पढ़े लिखेगा, उसकी नॉलेज इंक्रीज होगी, उसका फायदा एम्प्लॉयर के बिजनेस को मिलेगा। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एकेडमिक अलाउंस दे रहा है तो उसमें जितना पैसा सेव कर लोगे वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ऑफिशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको अलाउंस मिलता है तो जो पैसा आप सेव कर लोगे वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस देता है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्यों देता है? क्योंकि आपको ट्रैवल करना रहता है। कभी वो आपको दिल्ली भेजता है, कभी वो आपको मुंबई भेजता है, कभी वो आपको बैंगलोर भेजता है, कभी वो आपको गोवा भेजता है। तो आप ट्रैवल पे रहते हो बेसिकली। तो ट्रैवल पे आपका कौन कौन सा खर्चा होता है? ट्रैवल पे आपका जो ट्रेन का टिकट हो सकता है, फ्लाइट का टिकट हो सकता है, बस का टिकट हो सकता है, आपके होटल के खर्चे हो सकते हैं, तो सर आपके फूडिंग के खर्चे हो सकते हैं। तो बेसिकली ट्रैवल से रिलेटेड जो खर्चे हैं उनको बियर करने के लिए आपको अलाउंस दिया जाता है। और ये ट्रैवल ऑफिशियल पर्पस का है। कभी आप दिल्ली में मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कभी मुंबई में, कभी बैंगलोर में, तो जो भी पैसा आप सेव कर लोगे वो पैसा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आपके एम्प्लॉयर ने आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया लेट सपोज 10,000 रुपीज, आपने उसमें खर्च किया 9,000 रुपए, 1,000 रुपए आपने बचा लिया, टैक्सेबल हो गया। यूनिफॉर्म अलाउंस आपने देखा होगा बहुत सारे आपने जो मॉल्स वगैरह रहते हैं, अपना जो पेट्रोल पंप वगैरह रहता है, वहां पे जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं उन सबकी एक ही ड्रेस होती है, एक ही यूनिफॉर्म होती है। तो जहां पे यूनिफॉर्म कल्चर रहता है, वहां पे एम्प्लॉयर यूनिफॉर्म के खर्चों को मीट आउट करने के लिए यूनिफॉर्म अलाउंस देता है। जितना भी पैसा आप बचा लोगे वो पैसा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आपका एम्प्लॉयर आपको कन्वेंस अलाउंस देता है। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? सर जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं उनको एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर, दूसरे कस्टमर से तीसरे कस्टमर के पास जाना पड़ता है। तो विद इन द सिटी लिमिट्स अपना ट्रैवलिंग का जो खर्चा है, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, विद इन द सिटी लिमिट जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, उसको मीट आउट करने के लिए आपको क्या दिया जाता है? कन्वेंस अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस क्यों दिया जाता है? आउटसाइड द सिटी लिमिट्स। जब वो आपको दिल्ली भेज रहा है, बैंगलोर भेज रहा है, मुंबई भेज रहा है, तो वहां के लिए वो आपको क्या देगा? ट्रैवलिंग। आप अगर कानपुर में जॉब करते हो और आपको कानपुर में अलग अलग कस्टमर्स को मिलना रहता है, तो उस केस में वो आपको क्या देगा? कन्वेंस अलाउंस। लॉजिक समझ रहे हो? विद इन द सिटी लिमिट्स आपको ट्रैवल करना पड़ता है, उसके लिए वो आपको क्या देगा? कन्वेंस। आउटसाइड द सिटी लिमिट आपको ट्रैवल करना पड़ता है, उसके लिए वो आपको क्या देगा? ट्रैवलिंग अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों आपके ऑफिशियल अलाउंसेस होते हैं। इसके बाद आपको डेली अलाउंस मिलता है। डेली अलाउंस किसके लिए होता है? जैसे आपके खाने पीने के लिए, आपके लंच के लिए, आपके टी के लिए, आपके कॉफी के लिए। तो जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं खाने पीने के लिए, बट ऑब्वियस है ना, मान लो आप मार्केटिंग के एम्प्लॉय हो, आप दिन भर फील्ड पे रहते हो, तो दिन भर अगर आप फील्ड पे रहते हो तो आपको टी कॉफी स्नैक फूड वगैरह की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपका एम्प्लॉयर आपको क्या देता है? उसके लिए वो आपको क्या देता है? डेली अलाउंस। आपने सुना होगा कि हमें टीए डीए मिलता है, हमें टीए डीए मिलता है। तो डीए क्या है? डेली अलाउंस, खाने पीने के लिए आपको पैसा मिल रहा है, राइट। तो ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस,
आपका हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये सारे के सारे अलाउंसेस कौन से हैं मेरे बच्चे? ये सारे के सारे अलाउंसेस आपके ऑफिशियल अलाउंसेस हैं। और इसमें सिंपल सा रूल है, जितना पैसा रिसीव हुआ या फिर जितना पैसा आपने खर्च किया, दोनों में जो भी अर्लियर है, दोनों में जो भी अर्लियर है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इनमें कह रहे हैं सर फिर मील अलाउंस में और डेली अलाउंस में फर्क क्या है? सर बेटा मील अलाउंस आपको एवं ही दिया जा रहा है। डेली अलाउंस बेसिकली किनको दिया जाता है? डेली अलाउंस बेसिकली किनको दिया जाता है? जो लोग ऑन फील्ड रहते हैं, जो लोग ऑन फील्ड रहते हैं, जो लोग ट्रैवल पे रहते हैं, उन एम्प्लॉइज को, उन एम्प्लॉइज को। मील अलाउंस तो उनके लिए भी है जो ऑफिस में काम करते हैं। अगर आप ऑफिस जॉब में हो या फिर आप वर्क फ्रॉम होम में हो, फिर भी आपको मील अलाउंस मिल रहा है, तो वो अलाउंस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझा? जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, अगर उनको मील अलाउंस मिल रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। जो फील्ड पे जॉब करते हैं उनको डेली अलाउंस मिलता है। राइट? क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है साहब। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पर्सनल अलाउंसेस की। अब हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनल पर्पस के अलाउंसेस की। पर्सनल पर्पस के अलाउंसेस में सिंपल सा रूल है। पर्सनल पर्पस के अलाउंसेस में सिंपल सा रूल है, आपकी जो अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी वो होगी लिमिट स्पेसिफाइड इन रूल्स। लिमिट स्पेसिफाइड इन रूल्स, या फिर मैं ऐसे बताऊं, वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी जितना पैसा आपको रिसीव हुआ है, या फिर जो लिमिट स्पेसिफाइड है इन रूल्स। जो लिमिट स्पेसिफाइड है इन रूल्स, इन दोनों में जो भी, इन दोनों में जो भी कम है, अमाउंट जो रिसीव होगी, अमाउंट जो रिसीव होगी, या जो लिमिट स्पेसिफाइड है इन रूल्स, इन दोनों में जो कम होगी। नोट हमेशा याद रखना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज नॉट रिलेवेंट। पर्सनल पर्पस के अलाउंस में, पर्सनल पर्पस के अलाउंस में एक्चुअल एक्सपेंडिचर रिलेवेंट नहीं है। ऑफिशियल के केस में, ऑफिशियल के केस में हम लोग एक्चुअल अमाउंट स्पेंड को कंसीडर करते हैं, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड को कंसीडर करते हैं। लेकिन पर्सनल पर्पस के केस में हम लोग एक्चुअल अमाउंट की जगह जो रूल्स में लिमिट स्पेसिफाइड है उसे कंसीडर करते हैं। जो रूल्स में लिमिट स्पेसिफाइड है हम उसे कंसीडर करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा? सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या मिलेगा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कितने रुपए की लिमिट है? कितने रुपए की लिमिट है? एग्जेम्प्ट है अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। एग्जेम्प्ट है अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। अब यहां पर फोकस करना मेरी बात को। यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? अप टू। अप टू का मतलब क्या होता है? कि 100 रुपए तक एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब, इसका मतलब अगर आपकी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मोर देन या इक्वल्स टू 100 है, अगर आपकी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मोर देन या इक्वल्स टू 100 है, तो आपको एग्जेम्पशन किसकी मिलेगी? आपको एग्जेम्पशन किसकी मिलेगी? 100 रुपए की। आपको एग्जेम्पशन किसकी मिलेगी? 100 रुपए की। लेकिन अगर आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड लेस देन 100 है, तो आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? तो आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? जितना पैसा आपको रिसीव हुआ है। राइट? ठीक है। तो एग्जेम्प्ट होता है अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। कितने बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट होता है बेटा? कितने बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट होता है? अप टू 2 चाइल्ड। कितने बच्चों के लिए? अप टू 2 चाइल्ड आपको क्या मिलती है? एग्जेम्पशन मिलती है। इसका मतलब अगर आपको 2 बच्चों से ज्यादा के लिए एग्जेम्पशन मिला है, अगर आपको 2 बच्चों से ज्यादा के लिए अलाउंस मिला है, तो एग्जेम्पशन कितने बच्चों की मिलेगी? 2 की। अगर 2 के लिए मिला है तो 2 की, अगर 1 के लिए मिला है तो 1 की, अगर 1 के लिए मिला है तो 1 की। अरे मेरे भाई ये लिखा तो है ना कि अगर ज्यादा मिल रहा होगा देन ऑल्सो 100 रुपए एग्जेम्प्ट होगा।
अगर ज्यादा मिल रहा होगा देन ऑल्सो आपका 100 रुपए ही एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, लेट से आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है ₹90 पर मंथ ईच फॉर 3 चाइल्ड। जल्दी से बताइए टैक्सेबल कितना होगा। आपको 90 पर मंथ ईच मिलता है फॉर 3 चाइल्ड, जल्दी से बताइए एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी, जल्दी से बताइए टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी। सर सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, हमें रिसीव कितना हुआ है, हमें रिसीव हुआ है 90 इंटू 3 इंटू 12, हमें रिसीव हुआ है 90 इंटू 3 इंटू 12, हमें रिसीव हुआ है 3240। और हमारा एग्जेम्पशन हमें कितना मिलेगा, एग्जेम्पशन हमें कितना मिलेगा, क्योंकि हमें 90 रुपए मिल रहा है, मतलब 100 रुपए से कम मिल रहा है, तो जितना रुपया मिल रहा है उतना एग्जेम्प्ट होगा, जितना रुपया मिल रहा है उतना एग्जेम्प्ट होगा। 180 इंटू 12 2160, यानी कि टैक्सेबल फिगर कितनी निकल कर आ जाएगी, टैक्सेबल फिगर कितनी की निकल कर आ जाएगी, 1080 की निकल कर आ जाएगी। यहीं पे अगर मैं एग्जांपल को चेंज करूं, लेट से आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है ₹90 फर्स्ट चाइल्ड का, ₹100 सेकेंड चाइल्ड का, एंड रुपीस 150 एंड रुपीस 150 थर्ड चाइल्ड का। टैक्सेबल अमाउंट बताइए कितनी होगी, टैक्सेबल अमाउंट बताइए कितनी होगी। हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 90 रुपीज फर्स्ट चाइल्ड का, 100 रुपीज सेकेंड चाइल्ड का, 150 रुपीज थर्ड चाइल्ड का। एग्जेम्पशन कितनी होगी और टैक्सेबिलिटी कितनी होगी। अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखिए, एक्ट कहता है हम 2 बच्चों की एग्जेम्पशन ले सकते हैं, एक्ट कहता है हम 2 बच्चों की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। एक्ट ये नहीं बताता कि वो 2 बच्चे कौन से होने चाहिए, एक्ट ये नहीं बताता कि वो 2 बच्चे कौन से होने चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन उन बच्चों को पकड़ेंगे जिनको ज्यादा अलाउंस मिल रहा है। तो थर्ड बच्चे को और सेकंड वाले बच्चे को ज्यादा अलाउंस मिल रहा है, थर्ड बच्चे को और सेकंड वाले बच्चे को ज्यादा अलाउंस मिल रहा है, हम इनको एग्जेम्प्ट करवाएंगे। और जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड है उसका तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, उसका तो सीधा सीधा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, आपका जो थर्ड चाइल्ड है, आपका जो थर्ड चाइल्ड है उसको 150 पर मंथ मिलता है और 100 रुपए पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि उसके 50 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 600 रुपए। आपका जो सेकंड चाइल्ड है उसको 100 रुपए पर मंथ मिलता है और 100 रुपए पर मंथ तक ही एग्जेम्पशन होती है, इंटू 12, इसका कुछ भी टैक्सेबल नहीं निकलेगा। और जो आपका तीसरा बच्चा था, मतलब कि जो पहला बच्चा था, उसको 90 रुपए मिल रहे हैं, हम इसके पूरे के पूरे 90 रुपए टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि एग्जेम्पशन 2 ही बच्चों की मिलती है। टैक्सेबल फिगर कितने रुपए की निकल कर आएगी, टैक्सेबल फिगर 1680 की निकल कर आएगी। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है सबको, ठीक है सर। इसके बाद अगला जो अलाउंस निकल कर आता है, अगला जो अलाउंस निकल कर आता है वो निकल कर आता है हॉस्टल अलाउंस। अगला जो अलाउंस निकल कर आता है वो निकल कर आता है हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस में आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलती है, हॉस्टल अलाउंस में आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलती है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड। क्या 300 रुपए की फ्लैट डिडक्शन है,
क्या 300 रुपए की फ्लैट डिडक्शन है? द आंसर इज नो, फ्लैट डिडक्शन नहीं है। अप टू ₹300 आपका एग्जेम्प्ट है। अप टू ₹300 का मतलब क्या हुआ कि 300 रुपए से कम मिला है तो कम वाला अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, 300 से ज्यादा मिला है तो 300 रुपए आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो अप टू 300 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड शैल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, ठीक है एवरीवन, एवरीवन। ठीक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस समझ में आ गया, एग्जेम्प्ट है अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंस समझ में आ गया, एग्जेम्प्ट है अप टू 300 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दिया जाता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस कम्यूट करने के लिए। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस कम्यूट करने के लिए आपको क्या दिया जाता है? आपको दिया जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है बेटा वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिलती है अप टू ₹3200 पर मंथ रुपए की, अप टू ₹3200 पर मंथ की। ये किसके लिए है? अगर आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं। अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय अगर हैंडीकैप्ड नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, और अगर हैंडीकैप्ड है तो अप टू ₹3200 पर मंथ आपका एग्जेम्प्ट होगा। अप टू ₹3200 आपका एग्जेम्प्ट होगा, विच मीन्स दैट कि अगर ₹3200 से ज्यादा, विच मीन्स दैट कि अगर ₹3200 से ज्यादा का अलाउंस मिल रहा होगा तो 3200 एग्जेम्प्ट होगा, 3200 से कम का मिल रहा होगा वो भी आएगा। ब्लाइंड भी आ जाएगा बेटा, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड भी आएगा और ब्लाइंड भी आएगा। फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन अगर ये ऐसे एम्प्लॉय को मिला है जो ब्लाइंड है या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है तो इस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है अप टू ₹3200 पर मंथ की। ठीक है, इसके बाद अगला निकल कर आता है आउट स्टेशन अलाउंस। आउट स्टेशन अलाउंस किसको मिलता है? आउट स्टेशन अलाउंस उन एम्प्लॉयज को मिलता है जो लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पायलट है, आप पायलट है, ठीक है, आप एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं और आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाते हैं। आप दिल्ली से लंदन जाते हैं, लंदन से दिल्ली आते हैं, राइट? तो सर जब आप दिल्ली से लंदन जाते हैं तो सेम डे पे आप वापस नहीं आते, आपको एक दिन का हॉल्ट दिया जाता है। तो लंदन में तो आपका घर है नहीं तो आप होटल में रुकोगे, लंदन में आपको खाना खिलाने वाला कोई भी नहीं है तो आप होटल में जाके खाना खाएंगे, राइट? तो सर यहां पर आपका जो एक्सपेंस आ रहा है उस एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए आपको क्या दिया जाता है? आउट स्टेशन अलाउंस दिया जाता है, राइट? तो वो एम्प्लॉइज जो लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं, जो लोग मान लो ट्रेन के ड्राइवर हैं, ट्रेन के टीटी हैं, राइट? तो इनको इनको क्या मिलता है? इनको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका एग्जेम्प्ट होता है अप टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका एग्जेम्प्ट होता है अप टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले 70% ऑफ द अलाउंस, जितना अलाउंस आपको मिला है उसका 70%, या फिर 10,000 रुपए महीना जितना अलाउंस आपको रिसीव हुआ है, या फिर 10,000 रुपीज पर मंथ, दोनों में जो लोअर है वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। एक बच्चा बोल रहा है कि सर अगर ट्विन एम्प्लॉय वो है, चिल्ड्रन है, तो उस केस में क्या होगा? ट्विन को बेटा दो ही माना जाएगा, ट्विन को दो ही माना जाएगा, उसे आप एक नहीं मानेंगे, राइट? अगर मान लो ट्विन चाइल्ड्स हैं तो ट्विन चाइल्ड्स को दो ही माना जाएगा, उनको सिंगल कंसीडर नहीं किया जाएगा। अंडरग्राउंड अलाउंस अगर आपको मिल रहा है, अंडरग्राउंड अलाउंस किसको मिलता है? अंडरग्राउंड अलाउंस उन एम्प्लॉयज को मिलता है जो लोग माइंस में काम करते हैं, जो लोग माइंस में काम करते हैं। तो अगर आपको अंडरग्राउंड अलाउंस मिल रहा है तो ये आपका एग्जेम्प्ट होगा अप टू ₹800 पर मंथ। ये आपका एग्जेम्प्ट होगा अप टू 800 पर मंथ। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको ट्राइबल एरिया में जॉब दिया हुआ है तो हो सकता है वो आपको ट्राइबल एरिया अलाउंस दे रहा हो। ट्राइबल एरिया अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो वो 200 रुपीज पर मंथ तक आपका एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा कुछ और नोटिफाइड अलाउंसेस हैं
जिनमें आपको एग्जेम्पशन मिलती है। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, जस्ट आप इसे एक बारी रीड कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट अलाउंसेस थे वो मैंने आपको बता दिया। ट्राइबल एरिया क्या होता है? जहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं भाई, झिंगा लाला हू वाले लोग, ठीक है। तो अगर आपको ट्राइबल एरिया में शिफ्टिंग मिली है तो आपको हो सकता है एम्प्लॉयर ट्राइबल एरिया अलाउंस दे रहा हो, उसमें आपको 200 रुपए पर मंथ तक की एग्जेम्पशन मिल जाती है। एवरीवन यहां तक सबको ओके है? यहां तक सबको ओके है? प्राशु कह रहा है चार्ट बनवा दीजिए। अरे बाबू तुमको मैं ये दूंगा ना पूरा समरी, अब इसमें मैं अलग से चार्ट क्या बनाऊं? ठीक है, ये पूरी समरी मैं तुमको दे तो रहा हूं, अभी भी चार्ट की जरूरत है? अगला पॉइंट निकल कर आता है हाउस रेंट अलाउंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउस रेंट अलाउंस। HRA, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। सरकार ने 3 लिमिट्स हमारे लिए डिसाइड करी हैं, सरकार ने 3 लिमिट्स हमारे लिए डिसाइड करी हैं, और उन तीनों लिमिट्स में जो सबसे कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जितना आपको HRA रिसीव हुआ है या तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, तो जो रेंट पे करा है इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में डालें तो फॉर्मूला निकल कर आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपके पास निकल कर आता है, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो उस केस में 50% ऑफ सैलरी, और अगर आप अदर सिटी में रहते हैं तो उस केस में 40% ऑफ सैलरी। अगर आप और किसी सिटी में रहते हैं तो 40% ऑफ द सैलरी। इन तीनों में जो भी लोअर है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहां पे जो वर्ड सैलरी यूज हो रहा है, यहां पे जो वर्ड सैलरी यूज हो रहा है, सैलरी का मीनिंग क्या है? सैलरी का मीनिंग क्या है? इफत यहां पे लॉजिक्स डिस्कस नहीं कर पाएंगे बच्चे, पेपर तुमको मई में देना है, नवंबर में नहीं। सैलरी 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 सैलरी, सैलरी का मीनिंग क्या है? सैलरी का मीनिंग क्या है? सैलरी का मीनिंग है रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, सैलरी का मीनिंग है रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। अब इसको मैं बार बार यूज करूंगा, इसको मैं बार बार यूज बोलूंगा, RBS, इसको मैं क्या यूज करूंगा? RBS, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में क्या क्या आता है? रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में आपके पास निकल कर आएगा बेसिक सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में आपके पास निकल कर आएगा DA, वो DA जो आपका रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट बनता है, वो DA जो रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट बनता है। और तीसरा कमीशन आएगी जो फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे बेस्ड है, आपकी कमीशन आएगी जो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे बेस्ड है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो DA को रिटायरमेंट का पार्ट बनाना है कि नहीं? अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट है तो DA आपका पार्ट नहीं है, DA आपका पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ, नॉट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होगा तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको इंडिकेट करके चलेगा। एक और चीज आपको समझनी है कि अगर मान लो कमीशन आपको एब्सोल्यूट अमाउंट वाली दी हुई है, कमीशन अगर आपको एब्सोल्यूट अमाउंट वाली दी हुई है तो क्या उसे कंसीडर करेंगे? कमीशन अगर आपको एब्सोल्यूट अमाउंट वाली दी हुई है तो क्या उसे कंसीडर करेंगे? नहीं। हमें कमीशन कौन सी वाली चाहिए? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाली चाहिए। अच्छा सर, इसमें सैलरी कौन से पीरियड वाली लेनी है? सैलरी कौन से पीरियड वाली लेनी है? तो सैलरी का जो पीरियड होना चाहिए वो वही होना चाहिए जितने पीरियड के लिए आपको HRA रिसीव हुआ है, जितने पीरियड के लिए आपको HRA रिसीव हुआ है। अगर आपको HRA रिसीव हुआ है लेट सपोज मई से लेकर दिसंबर तक,
अगर आपको एचआरए रिसीव हुआ है मई से लेकर दिसंबर तक, तो आप सैलरी भी कौन से महीने की ले रहे होंगे? आप सैलरी भी कौन से महीने की ले रहे होंगे? मई से लेकर दिसंबर तक की ही ले रहे होंगे। एवरीवन, बात समझ में आ रही है? क्लियर हुई है सारे पॉइंट? हाउस रेंट अलाउंस के केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट: एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है तो 50% ऑफ द सैलरी, या फिर 40% ऑफ द सैलरी। सैलरी उसी पीरियड की लेनी है जिस पीरियड में आपको एचआरए मिला है। सैलरी का मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी है। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी आती है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए आता है, और परसेंटेज वाली कमीशन आती है। ठीक है, अच्छा, आपको पता है एचआरए के कितने पिलर्स हैं? एचआरए की एग्जेम्पशन के कितने पिलर्स हैं? एचआरए की एग्जेम्पशन बेस करती है 4 चीजों पे। एचआरए की एग्जेम्पशन बेस करती है 4 चीजों पे। पहला, कि आपको एचआरए कितना मिल रहा है। पहला, आपको एचआरए कितना मिल रहा है। दूसरा, आपका सैलरी कितना है। तीसरा, आपका रेंट पेड कितना है। और चौथा, आप कौन सी लोकेशन पे किराए के मकान पे रहते हो। आप कौन सी लोकेशन पे किराए के मकान पे रहते हो। इन चारों चीजों में अगर एक भी चीज चेंज हो जाती है, ये चारों चीजों में एक भी चीज चेंज हो जाती है, तो आपकी एचआरए की कंप्यूटेशन क्या होती है बेटा? ब्रेक होती है। आपकी एचआरए की कंप्यूटेशन क्या होती है? ब्रेक होती है। समझाना चाहूंगा, मान लो आपको एचआरए 8,000 रुपए मिलता था अप टू नवंबर, और इसे 10,000 कर दिया गया फ्रॉम दिसंबर। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम एचआरए की एग्जेम्पशन निकाल रहे होंगे, तो हम अप्रैल से नवंबर की कैलकुलेशन अलग करेंगे, और हम दिसंबर से मार्च की कैलकुलेशन अलग करेंगे। हम दो अलग अलग तरीके से एग्जेम्पशन निकालेंगे। इसकी एग्जेम्पशन अलग निकालेंगे और इसकी एग्जेम्पशन अलग निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है मेरी बात? तो अगर आपका इन चारों फैक्टर्स में कोई भी चेंज आ रहा है, इन चारों फैक्टर्स में कोई भी चेंज आ रहा है, तो उस केस में आपकी एग्जेम्पशन ब्रेक करके निकलेगी। जितने पीरियड तक एचआरए 8,000 है, उतने पीरियड तक की एग्जेम्पशन अलग निकालेंगे। जितने पीरियड में एचआरए 10,000 है, उतने पीरियड की एग्जेम्पशन हम अलग निकालेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एचआरए चेंज हो, सैलरी चेंज हो। तो एचआरए और अगर सैलरी दोनों चेंज हो रही हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको ब्रेक्स फाइंड करने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली आपको पीरियड्स फाइंड करने पड़ेंगे कि कौन से पीरियड का एग्जाम्पशन हम कैसे निकालेंगे। इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन हम स्टडी मटेरियल में से करेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए मेरी बात समझ में आ गई कि एचआरए की जो एग्जाम्पशन है वो 4 चीजों पे बेस करती है। अगर इसमें से किसी भी एक चीज में चेंज आता है, तो आपकी एचआरए की एग्जाम्पशन क्या हो जाती है बेटा? ब्रेक हो जाती है। बहुत बढ़िया सर। अगर आपका रेंट पेड जीरो है, अगर आपका रेंट पेड जीरो है, तो इस केस में आपका एचआरए मेरे बेटा क्या होगा? इस केस में आपका एचआरए फुल्ली टैक्सेबल होगा, यानी कि आपकी जो एग्जेम्पशन है वो कितने रुपए की होगी? आपकी एग्जेम्पशन कितने रुपए की होगी? 0 रुपीज की होगी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ये वाले सारे पॉइंट कवर हो गए, ये वाले भी सारे पॉइंट कवर हो गए। अब बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 की। इसकी बात करेंगे। सर रेसिडेंस से क्या मतलब है? सर, जहाँ खुद का घर है वो कंसीडर करेंगे, या जिस जगह का रेंट पे रह रहे हैं वो भी कंसीडर होगा? बेटा, जहाँ का आप रेंट दे रहे हो वहीं का कंसीडर होगा। जहां पे आप रेंट दे रहे हो वहीं पे कंसीडर होगा बेटा। अगर आपका अपना घर है तो रेंट पेड तो जीरो होगा ना। अगर आपका अपना घर है तो रेंट पेड तो जीरो होगा, और रेंट पेड अगर जीरो होगा तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी ही नहीं। ठीक है? ये कह रहे हैं वाइन पी रहे हो? नहीं भाई, ऑफिस में हूँ, पढ़ा रहा हूँ, शराब थोड़ा ना पीऊंगा। कैसी बातें कर रहा हूँ, ब्लैक कॉफी है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं आपको डिडक्शन समझाता हूं। पहले डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 कैसे निकलेगी? सबसे पहले आपको ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करनी पड़ेगी। ग्रॉस सैलरी कैसे कंप्यूट होती है? ग्रॉस सैलरी कैसे कंप्यूट होती है? इसके अंदर आप बेसिक सैलरी लेंगे। बेसिक सैलरी में आप डियरनेस अलाउंस लेंगे। आप इसके अंदर बोनस लेंगे। आप इसके अंदर कमीशन लेंगे। आप इसके अंदर अदर टैक्सेबल अलाउंसेस लेंगे। अदर टैक्सेबल अलाउंसेस लेंगे।
इसके अंदर आप लोग परक्यूजिट्स लेंगे, वो परक्यूजिट्स जो आपके टैक्सेबल हैं। इसके अंदर आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेंगे। कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स? जो टैक्सेबल है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड वगैरह वगैरह, राइट। ये जो निकल कर आएगा इसको आप लोग क्या बोलेंगे? इसको आप लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। जो निकल कर आएगा इसे आप क्या बोलेंगे? सर ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, ग्रॉस सैलरी। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लोग ग्रॉस सैलरी। क्या बोलेंगे? ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में से आपको क्या मिलेगी? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 1A में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। 2 के अंदर आप लोगों को एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है। और ये एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन किसको मिलती है? केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है बेटा, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है। प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है 16 सब क्लॉज 3 के अंदर। तो 16 1A में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, 16 2 में एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है, 16 3 में आपको प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है, ठीक है। ये जो रिजल्ट निकल कर आता है, दिस इज योर इनकम अंडर द हेड सैलरी। जो रिजल्ट निकल कर आता है दैट इज योर इनकम अंडर द हेड सैलरी। एवरीवन, इज इट फाइन? अभी चेतना समझा रहा हूं, अभी चेतना समझा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। ग्रॉस सैलरी में से हम लोग डिडक्शंस क्लेम करेंगे। डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन किसको मिलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन किसको मिलती है? सभी एम्प्लॉयज को मिलती है। आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबको मिलती है। कितनी मिलती है? सर जितना आपका ग्रॉस सैलरी है या फिर 50,000 रुपीज। जितना आपका ग्रॉस सैलरी है या फिर 50,000 रुपीज, दोनों में जो भी कम है, राइट। अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स आपको कैसे अलाउड होता है? प्रोफेशनल टैक्स कैसे अलाउड होता है? पेड बेसिस पे अलाउड होता है। अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, अगर प्रोफेशनल टैक्स पे किया है किसने? एम्प्लॉय ने। अगर प्रोफेशनल टैक्स पे किया है एम्प्लॉय ने तो क्या होगा? सर अगर एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो हम उसको डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन, उसे हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 16 सब क्लॉज 3 के अंदर। लेकिन अगर प्रोफेशनल टैक्स किसने पे किया है बेटा? प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है। अगर एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहा है तो ये एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है जो एम्प्लॉयर मेट कर रहा है। प्रोफेशनल टैक्स पे करना एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है, और अगर एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहा है तो वो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन मेट कर रहा है। जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन मेट करेगा वो परक्यूजिट बन जाएगा। तो सर ये पहले क्या बन जाएगा? परक्यूजिट बन जाएगा। परक्यूजिट बन जाएगा मतलब कि ऐड कर दिया जाएगा किसमें? ऐड कर दिया जाएगा किसमें? ग्रॉस सैलरी में। और बाद में आपको क्या दे दी जाएगी? बाद में आपको क्या दे दी जाएगी? डिडक्शन दे दी जाएगी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन क्लॉज 3 के अंदर। सेक्शन 16 क्लॉज 3 के अंदर। लॉजिक समझ में आ गया मेरे बेटा? प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉय ने पे किया है तो सीधे क्या मिलती है बच्चे? सीधे डिडक्शन मिलती है। और अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है तो उस केस में क्या होता है? पहले ये सैलरी में ऐड होता है और बाद में इसका हमें क्या मिलता है? डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है सर। सर आपने हमको ये वाला पॉइंट पूरा करा दिया, आपने हमको ये वाला पॉइंट पूरा करा दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की, राइट। एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। डिडक्शन शैल बी अलाउड ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 16(2) टू द एक्सटेंट ऑफ द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एंटरटेनमेंट अलाउंस कौन सा अलाउंस था? एंटरटेनमेंट अलाउंस कौन सा अलाउंस था? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस था। यानी कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है तो वो आपकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनेगा। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है तो वो आपकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनेगा, राइट एवरीवन। वो आपकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनेगा,
क्लियर। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप इस एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे अपनी ग्रॉस सैलरी में से। डिडक्शन कितने का मिलेगा सर? 20% ऑफ बेसिक सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी का 20%, या फिर 5,000 रुपीज, या फिर जितना अलाउंस आपको रिसीव हुआ है। इन तीनों में जो भी क्या रहेगा मेरे बच्चे, इन तीनों में जो भी लोअर रहेगा उसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, 5,000 रुपीज और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तीनों में जो भी कम है दैट अमाउंट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस। एवरीवन, एवरीवन, shall we move on to retirement benefits? अलाउंसेस का पोर्शन कंप्लीट कर लिया, डिडक्शन का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे पहला रिटायरमेंट बेनिफिट जो निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है? ग्रेचुटी। सबसे पहला बेनिफिट जो निकल कर आता है, सर नींद लगने लगा, क्या हो गया भाई? लोरी थोड़ा ना गा रहा हूं भाई, चल कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे बाद ब्रेक दूंगा, आधे घंटे बाद ब्रेक दूंगा। ग्रेचुटी, 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 ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी क्या होती है? तो ग्रेचुटी होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की पास्ट सर्विसेज रेंडर्ड की ग्रेचुअस पेमेंट करता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की पास्ट सर्विसेज रेंडर के लिए ग्रेचुअस पेमेंट करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? ग्रेचुटी। बेसिकली वो क्या करता है, वो एक तरीके का आपको सम्मान देता है, आपको रिस्पेक्ट देता है कि आपने उसके लिए क्या किया, कि आपने उसके लिए क्या किया, आपने उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करी। ठीक है। अगर ग्रेचुटी आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अगर ग्रेचुटी आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो ये क्या होगी? अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो ये आपकी फुल्ली टैक्सेबल होगी। अगर ये आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो ये आपकी फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। लेकिन अगर आपको ये रिटायरमेंट के वक्त मिलती है, अगर ये रिटायरमेंट के वक्त मिलती है और भगवान की कृपा से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, भगवान की कृपा से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको इसके ऊपर एक भी रुपए का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आपकी ये ग्रेचुटी पूरी तरीके से क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट रहेगी। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, अदर एम्प्लॉय हैं कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो उस केस में क्या होगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। सरकार ने 3 लिमिट्स बनाई हैं, तीनों में जो मिनिमम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है सीलिंग लिमिट 20 लाख रुपीस, दूसरा पॉइंट आता है ग्रेचुटी रिसीव्ड, और तीसरा पॉइंट आता है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू CY। 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू CY। अगर इसको स्टेटमेंट में रीड करूं तो इसका स्टेटमेंट बनता है 15 डेज ऑफ सैलरी, 15 डेज ऑफ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। 15 डेज ऑफ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। 15 दिन की सैलरी लेनी है, 15 दिन की सैलरी लेनी है फॉर द कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एम्प्लॉय ने 24 साल और 4 महीने काम किया है, एम्प्लॉय ने 24 साल और 4 महीने काम किया है, तो हम कंप्लीटेड ईयर्स कितने मानेंगे? 24। अगर एम्प्लॉय ने 24 साल और 7 महीने काम किया है तो इसे हम कितने कंप्लीटेड ईयर्स मानेंगे? इसे हम 25 कंप्लीटेड ईयर्स मानेंगे। अगर एम्प्लॉय ने 24 साल और 6 महीने काम किया है तो इसे हम कितने कंप्लीटेड ईयर्स मानेंगे? 24 साल और 6 महीने काम किया है तो हम इसे कितने महीने मानेंगे? सर हम इसे मानेंगे 24 महीने, हम इसे मानेंगे 24 महीने। यहां पे क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा? यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ 6 मंथ। 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज्यादा नहीं है तो आप उसे इग्नोर करेंगे। 6 महीने से ज्यादा नहीं है तो आप उसे इग्नोर करेंगे। 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अब लास्ट ड्रॉन सैलरी से हमारा क्या मतलब है? लास्ट ड्रॉन सैलरी से हमारा क्या मतलब है? बेसिक सैलरी प्लस डीए। माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या डीए रिटायरमेंट का पार्ट होना चाहिए? माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या डीए रिटायरमेंट का पार्ट होना चाहिए?
जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, चाहे डीए रिटायरमेंट का पार्ट हो चाहे रिटायरमेंट का पार्ट ना हो, हम डीए हर हाल में कंसीडर करेंगे। ठीक है, डीए हम हर हाल में कंसीडर करेंगे, चाहे वो रिटायरमेंट का पार्ट हो चाहे ना हो। बात समझ में आ रही है? डीए चाहे रिटायरमेंट का पार्ट हो चाहे ना हो, हम इसे हमेशा कंसीडर करेंगे। मेरे साथ साथ एक बार रिपीट कर लीजिए कि अगर आप कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट और आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा? सर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 लिमिट्स है। पहली लिमिट 20 लाख रुपीस की है, दूसरी लिमिट ग्रेचुटी रिसीव की है और तीसरी लिमिट 15 डेज ऑफ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ है। इसको अगर फॉर्मूले में लिखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर। अब अगर कंप्लीटेड ईयर का जो फ्रैक्शन है वो 6 महीने से ज्यादा है तो उसे नेक्स्ट ईयर में राउंड ऑफ कर दीजिएगा। फ्रैक्शन अगर 6 महीने या उससे कम है तो उसे प्रीवियस ईयर में राउंड ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट ड्रॉन सैलरी में क्या क्या चीजें आती है? बेसिक सैलरी आती है और डीए आता है। बेसिक सैलरी आती है और डीए आता है। डीए रिटायरमेंट का पार्ट बने चाहे ना बने, दोनों ही केसेस में हमें उसे कंसीडर करना होता है। राइट, अच्छा। अदर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो उस केस में भी सरकार ने आपके लिए 3 लिमिट बनाई है। तीनों में से जो कम होगी वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पहली लिमिट है आपकी 20 लाख रुपीस की, दूसरी लिमिट है आपकी ग्रेचुटी रिसीव की, तीसरी लिमिट है आपकी हाफ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हाफ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यहां पे सीवाई का मतलब कंप्लीटेड ईयर से है। यहां पर पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ नहीं लिया जाता। यहां पे पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ नहीं लिया जाता। यानी कि आपने अगर 24 साल और 4 महीने काम किया है, 24 साल 6 महीने काम किया है, 24 साल 11 महीने काम किया है, ये सब इक्विवेलेंट टू 24 साल है। ये सब इक्विवेलेंट टू 24 साल है। हम फ्रैक्शन को क्या करके चलते हैं? इग्नोर करके चलते हैं। अच्छा, अब फोकस करेंगे तो यहां पर 15 डेज की सैलरी ली गई थी इसलिए 15/26 किया गया था। यहां पे हाफ सैलरी ली गई है इसलिए 1/2 किया गया है। ठीक है, यहां पर हाफ सैलरी ली गई है इसलिए 1/2 किया गया है। एवरेज सैलरी वर्ड यूज हुआ है। एवरेज सैलरी का मतलब क्या है? 10 महीने की एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। 10 महीने की एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। इसका मतलब क्या है? अगर आपका रिटायरमेंट 10 जुलाई 21 को हुआ है, अगर आपका रिटायरमेंट 10 जुलाई 21 को हुआ है तो 10 महीने कहां से काउंट होने शुरू होंगे? 10 महीने कहां से काउंट होने शुरू होंगे? पिछले मंथ से। जून 21 से आप 10 महीने काउंट करने की कोशिश करेंगे। जून 21 से आप 10 महीने काउंट करने की कोशिश करेंगे। दिसंबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर 20 से जून 21, अक्टूबर 20 से जून 21 तक आपकी 10 महीने की सैलरी कंसीडर, अक्टूबर 20 से 10 महीने तक आपकी सैलरी कंसीडर करी जाएगी। एवरीवन, वो कह रहा है सर ये कैसे काउंट किया आपने? दीदी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीने में आपका रिटायरमेंट हुआ है, जिस महीने में आपका रिटायरमेंट हुआ है उससे पहले के 10 महीने, जिस महीने में आपका रिटायरमेंट हुआ है उस महीने से पहले के 10 महीने। ठीक है, तो आपका रिटायरमेंट जुलाई में हुआ है, आपका रिटायरमेंट जुलाई में हुआ है तो जुलाई से पहले के 10 महीने। आपका रिटायरमेंट जुलाई में हुआ है, जुलाई से पहले के 10 महीने कर दूंगा शुभम, कर दूंगा मेरे भाई, डोंट वरी। जुलाई से पहले के 10 महीने, अरे करवा दूंगा शिवा मेरे बच्चे, क्यों परेशान हो? ठीक है सर, अगर कुछ ना बोला हो कि वो ग्रेचुटी एक्ट में आता है या नहीं तो क्या एज्यूम करेंगे? अगर कुछ नहीं बोला है कि वो ग्रेचुटी एक्ट में आता है कि नहीं तो अपन मान के चलेंगे कि वो कवर्ड नहीं है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है तो आप मान के चलोगे कि वो क्या है? वो नॉट कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक मैं आगे बोलूं? आगे बोलूं? अरे 1 सितंबर से ही होगा खुशबू मेरे बच्चे, 1 सितंबर से ही होगा। सितंबर से जून, जब सितंबर से जून बोल रहा हूं तो 1 सितंबर ही हुआ ना। जब सितंबर से जून बोल रहा हूं तो 1 सितंबर ही हुआ ना।
आप अगर 10 जुलाई 21 को रिटायर हुए हो तो आपको इससे पहले के 10 महीने लेने हैं। 10 महीने आपके होंगे 1 सितंबर 20 से 30 जून 21। आपको 1 सितंबर 20 से 30 जून 21 की क्या निकालनी है? एवरेज सैलरी। आपको क्या निकालनी है? एवरेज सैलरी। सर सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? यहाँ पे सैलरी का मतलब है रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में क्या आता है? बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट वाला और कमीशन परसेंटेज वाली। ठीक है, सैलरी का मतलब क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो ग्रेचुटी में अपन क्या मानेंगे? ग्रेचुटी में अपन क्या मानेंगे? ये कवर्ड, ये कवर्ड नहीं है। डीए के बारे में क्या मानेंगे? डीए के बारे में क्या मानेंगे? कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट, वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बनता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानेंगे? कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बनता है। राइट? अगर डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा होगा तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली इंडिकेट कर देगा। डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा होगा तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली इंडिकेट कर देगा। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट आपको समझना है, इसमें आपको एक और पॉइंट समझना है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा ग्रेचुटी को लेके। अगर आप अर्लियर ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट करवा चुके हो, अर्लियर आप ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट करवा चुके हो फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, तो इस केस में क्या होगा? आपका जो थ्रेशोल्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। 20 लाख में से जितना आप ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट करवा चुके हो पहले, उतने से क्या हो जाएगा? उतने से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये 20 लाख रुपीस एक असेसी के लिए लाइफ टाइम एग्जेम्पशन लिमिट। एक असेसी अपने जीवन काल में मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का ही ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट करवा सकता है। अगर वो पहले ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट करवा चुका है तो जितना अमाउंट वो एग्जेम्प्ट करवा चुका है उसे हम इस 20 लाख में से क्या कर देंगे? उसे हम इस 20 लाख में से क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट हो चुकी है पहले 4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की, तो अब आपके पास जो थ्रेशोल्ड बची है, अब आपके पास जो थ्रेशोल्ड बची है वो कितने रुपए की बची? केवल और केवल 16 लाख रुपए की। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात सुनना, अगली इंपॉर्टेंट बात सुनना। अगर तुम प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास काम करते थे, प्रीवियस एम्प्लॉयर से तुम्हें कोई ग्रेचुटी नहीं मिली, प्रीवियस एम्प्लॉयर से तुम्हें कोई भी ग्रेचुटी नहीं मिली, और तुमने अपने न्यू एम्प्लॉयर के पास काम किया, न्यू एम्प्लॉयर से तुम्हें ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, न्यू एम्प्लॉयर से तुम्हें ग्रेचुटी रिसीव हो रही है। अब जब कंप्लीटेड ईयर निकाले जाएंगे तो कंप्लीटेड ईयर में जितना टाइम तुमने सर्विस दी है प्रीवियस एम्प्लॉयर को और न्यू एम्प्लॉयर को, उन दोनों को क्या किया जाएगा? उन दोनों को क्या किया जाएगा? कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ए लिमिटेड के पास काम करता था, वहां पे मैंने 10 साल काम किया। ए लिमिटेड से जब मैं निकला तो उन्होंने मुझे कोई ग्रेचुटी नहीं दिया। फिर मैंने बी लिमिटेड को ज्वाइन किया, बी लिमिटेड में मैंने 25 साल काम किया। बी लिमिटेड से जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे ग्रेचुटी मिली। तो अब मेरा जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस निकाला जाएगा वो कितना निकाला जाएगा? मेरा जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस निकाला जाएगा वो कितना निकाला जाएगा? ए लिमिटेड में जो 10 साल काम किए हैं वो, और बी लिमिटेड में जो 25 साल काम किए हैं वो, टोटल 35। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जब मेरी टोटल थ्रेशोल्ड 20 लाख की है, जब मेरी टोटल थ्रेशोल्ड 20 लाख की है, नए पुराने सब एम्प्लॉयर से मिला के मैं 20 लाख रुपए तक ही एग्जेम्प्ट करवा सकता हूं, तो टाइम पीरियड में भी तो जो पुराने एम्प्लॉयर को सर्विस दी है उसे कंसीडर किया जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है कि हम प्रीवियस एम्प्लॉयर को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? सिंपल सी बात है ना कि भाई जब ये 20 लाख रुपए हमारा अगला पिछला सब मिला के है, वैसे ही हम अगला पिछला मिला के जितना सर्विस दे चुके हैं वो सब लेंगे। सर अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर, सर अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर एचओडी नहीं लेंगे भाई, ये क्या सवाल हुआ?
अगर हमें ग्रेचुटी मिल रही है तो हम एग्जेम्पशन क्यों नहीं लेंगे बेटा? ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको ग्रेचुटी मिल रही है और एग्जेम्पशन ही नहीं लोगे आप। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ग्रेचुटी से आगे बढ़े भाई साहब, ग्रेचुटी से आगे बढ़े। अगला निकल कर आता है आपके पास पेंशन। अगला आपके पास निकल कर आता है पेंशन। पेंशन दो तरीके की होती है। पेंशन दो तरीके की होती है, एक होती है अनकम्यूटेड और एक होती है कम्यूटेड। कोई डिफरेंस बताएगा? अनकम्यूटेड क्या होती है और कम्यूटेड क्या होती है? अनकम्यूटेड वो होती है जो हमें पीरियोडिकली मिलती है, जो हमें पीरियोडिकली रिसीव होती है। बेसिकली हमें मंथली बेसिस पे रिसीव होती है। बेसिकली हमें मंथली बेसिस पे रिसीव होती है। तो अगर आपको मंथली बेसिस पे पेंशन मिल रही है तो ये पेंशन आपके लिए क्या रहेगी बेटा? अगर मंथली बेसिस पे आपको पेंशन मिल रही है तो ये पेंशन आपके लिए क्या रहेगी बेटा? फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। कम्यूटेड पेंशन क्या होती है सर? कम्यूटेड पेंशन क्या होती है? कम्यूटेड पेंशन होती है लमसम पेंशन। लमसम पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो क्या होगी? लमसम पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो क्या होगी? फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो क्या होगा बेटा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो क्या होगा सर? ये पता लगाना पड़ेगा कि ग्रेचुटी रिसीव होती है कि ग्रेचुटी रिसीव नहीं होती है। अगर ग्रेचुटी रिसीव होती है तो हमारी टोटल पेंशन का 1/3 जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर हमें ग्रेचुटी नहीं मिलती है तो टोटल पेंशन का हाफ अमाउंट क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नाउ फोकस हमें क्या करना है? एग्जेम्पशन कम्यूटेड पेंशन का 1/3 और हाफ नहीं मिल रहा। एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन कम्यूटेड पेंशन का 1/3 और हाफ नहीं मिल रहा। एग्जेम्पशन टोटल पेंशन का 1/3 और हाफ मिल रहा है। अब ये टोटल पेंशन कैसे निकलेगी? टोटल पेंशन निकलेगी जितनी पेंशन आपने कम्यूट कराई है उसको कम्यूटेशन परसेंटेज से क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। टोटल पेंशन कैसे निकलेगी? कम्यूटेड पेंशन को कम्यूटेशन परसेंटेज से क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड करा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 60% पेंशन कम्यूट करवाई, आपने 60% पेंशन कम्यूट करवाई 3,60,000 रुपीज के लिए। आपने 60% पेंशन कम्यूट कराई और आपको रिसीव हुए 3,60,000 रुपीज। आपको बताना है कि टोटल पेंशन कितनी होगी। सर टोटल पेंशन 3,60,000 डिवाइडेड बाय 60%, यानी कि टोटल पेंशन 6 लाख रुपए की होगी। अब अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव होती है, अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव होती है तो आपकी एग्जेम्पशन कितनी होगी? ग्रेचुटी अगर आपको रिसीव होती है तो आपकी एग्जेम्पशन कितनी होगी? 6 लाख का 1/3, 2 लाख रुपए, यानी कि टैक्सेबल कितनी हो जाएगी? 3,60,000 रुपए मिले हैं, इसमें से 2 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है, 1,60,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। 3,60,000 रुपए मिले हैं, इसमें से 2 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, 1,60,000 रुपए आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव नहीं होती, अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव नहीं होती तो इस केस में आपको एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? सर 6 लाख का 1/2, 6 लाख का 1/2 होता है 3 लाख। टैक्सेबल कितनी होगी? टैक्सेबल कितनी होगी? टैक्सेबल होगी सर 3,60,000 रुपए मिला है, 3 लाख इसमें से एग्जेम्प्ट कर देंगे, 60,000 रुपीज इसमें आपकी टैक्सेबल रहेगी। 60,000 इसमें आपकी टैक्सेबल अमाउंट निकल कर आ जाएगी। ठीक है सर, एवरीवन, इट फाइन? इज इट फाइन? ठीक है सर, ठीक है 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 ठीक है। अगला पॉइंट क्या निकल कर आता है आपके पास? अगला पॉइंट निकल कर आता है आपके पास लीव इनकैशमेंट। अगला पॉइंट आपके पास निकल कर आता है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट क्या होता है बेटा? लीव इनकैशमेंट क्या होता है बेटा? व्हाट इज लीव इनकैशमेंट? सर लीव इनकैशमेंट होता है हमारा एम्प्लॉयर हमें साल में कुछ पेड लीव्स देता है, अगर हम वो लीव्स ना लेकर, अगर हम वो लीव्स ना लेकर काम करते हैं, अगर हम वो लीव्स ना लेकर काम करते हैं तो हमारा एम्प्लॉयर उसके लिए हमें अलग से क्या करता है? पे करता है। उसके लिए हमारा एम्प्लॉयर हमें अलग से क्या करता है बेटा? पे करता है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर ये पेमेंट हम ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ले लेते,
ये पेमेंट अगर हम ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं तो क्या होगा? ये पेमेंट अगर हम ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं तो क्या होगा सर? अगर आप ये पेमेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ले लेते हो तो ये पेमेंट आपकी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। ये पेमेंट अगर आप ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ले लेते हो तो आपकी ये पेमेंट सर पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर आप ये रिटायरमेंट के वक्त लेते हो तो क्या होगा? अगर आप ये रिटायरमेंट के वक्त लेते हो तो क्या होगा सर? अगर आपने इसे ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट लिया, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर आपने लिया तो ये क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी बेटा फुल्ली टैक्सेबल। ये हो जाएगी फुल्ली टैक्सेबल। और अगर आपने इसे रिटायरमेंट के वक्त लिया, इसे रिटायरमेंट के वक्त लिया और आप क्या निकले? आप क्या निकले? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो सर आपकी ये अमाउंट क्या हो जाएगी? आपकी अमाउंट क्या हो जाएगी? फुल्ली एग्जेम्प्ट। और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा? उस केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। अब ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की कैलकुलेशन कैसे होगी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में सरकार ने हमें 4 लिमिट दी, चारों लिमिट में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सरकार ने हमें 4 लिमिट दी, उन 4 लिमिट में जो सबसे कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहली लिमिट निकल कर आती है लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड, आपको एक्चुअली में जो लीव इनकैशमेंट का पैसा मिला है। दूसरी लिमिट निकल के आती है 3 लाख रुपए। दूसरी लिमिट निकल कर आती है 3 लाख रुपए। तीसरी लिमिट है 10 महीने की एवरेज सैलरी। तीसरी लिमिट है 10 महीने की एवरेज सैलरी। और चौथी लिमिट है लीव एट क्रेडिट इन मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। लीव एट क्रेडिट इन मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। यहां पे सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब सेम रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। एवरेज सैलरी का मतलब क्या है? 10 महीने की एवरेज सैलरी। लेकिन ये 10 महीने कहां से काउंट होंगे? ये 10 महीने कहां से काउंट होंगे सर? ये 10 महीने काउंट होंगे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डे ऑफ रिटायरमेंट। इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डे ऑफ रिटायरमेंट। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। एम्प्लॉय का रिटायरमेंट 16 जुलाई 2021 को हुआ। एम्प्लॉय का रिटायरमेंट 16 जुलाई 2021 को हुआ। तो 10 महीने कैलकुलेशन कहां से शुरू होंगे? जिस दिन रिटायरमेंट हुआ ठीक उसके एक दिन पहले से। जिस दिन आपका रिटायरमेंट हुआ ठीक उसके एक दिन पहले से। 15 जुलाई 2021 से आप 10 महीने कैलकुलेट करोगे, ये निकल कर आएगा आपके पास 16 सितंबर 20 से 15 जुलाई 2021। 16 सितंबर 20 से 10 जुलाई 2021। इस पीरियड में आपको जो सैलरी मिली है, इस पीरियड में जो आपको सैलरी मिली है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज सैलरी निकल कर आ जाएगा। और सैलरी में क्या क्या लेना है मैंने आपको बता दिया। सैलरी में आपको 3 चीजें लेनी है। आपको बेसिक सैलरी लेनी है, डीए लेना है जो रिटायरमेंट का पार्ट बने, कमीशन लेनी है जो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे आपकी क्या। यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है जिसमें बच्चा परेशान होता है वो है लीव एट क्रेडिट निकालना। इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है वो है लीव एट क्रेडिट निकालना। मैं इसमें थोड़ा सा टाइम देके चलूंगा, मुझे पता है आप लोग इसमें बहुत परेशान होंगे। लीव एट क्रेडिट पे मैं थोड़ा सा टाइम देके चलूंगा। लीव एट क्रेडिट कैसे निकलेगा? लीव एट क्रेडिट निकलेगा लीव्स अवेलेबल फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, दैट इज फ्रैक्शन क्या करेंगे आप? फ्रैक्शन आप क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। फ्रैक्शन आप क्या करके चलेंगे बेटा जी? फ्रैक्शन आप इग्नोर करके चलेंगे। लीव अवेलेबल फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मैक्सिमम लीव्स आप कितनी लेंगे? मैक्सिमम लीव्स आप कितनी लेंगे? 30 पर ईयर। इसका मतलब अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 30 डेज से ज्यादा की लीव देता है, आपका एम्प्लॉयर आपको 30 डेज से ज्यादा की लीव देता है तो आप मैक्सिमम कितनी लेके चलोगे? 30। और अगर आपका एम्प्लॉयर 30 या उससे कम लीव देता है, आपका एम्प्लॉयर 30 या उससे कम लीव देता है तो जितनी लीव आपके एम्प्लॉयर ने दी आप उतनी लेके चलोगे। फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयर ने 26 दिन की छुट्टी दी,
तो आप 26 लेके चलोगे। आपके एम्प्लॉयर ने 30 दिन की छुट्टी दी तो आप 30 लेके चलोगे। आपके एम्प्लॉयर ने आपको 35 डेज की छुट्टी दी तो आप 35 लेके नहीं चलोगे, आप कितना लेके चलोगे? ठीक है। आपने 26 साल और 7 महीने काम किया तो 7 महीने की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, कैलकुलेशन जो भी होगी वो कंप्लीटेड ईयर की होगी। ठीक है। अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे वो छुट्टियां जो हम अवेल कर चुके हैं, वो छुट्टियां जो हमने अवेल कर ली हैं, वो छुट्टियां जो हम अवेल कर चुके हैं, राइट। इसमें से माइनस कर देंगे वो छुट्टियां जिनके हम पैसे ले चुके हैं, वो छुट्टियां जिनके हम पैसे ले चुके हैं। जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जो रिजल्ट निकल कर आएगा दैट विल बी लीव एट क्रेडिट। लेकिन ये लीव एट क्रेडिट किस में निकला है? डेज में निकला है। अब इसे मंथ में कन्वर्ट करना है। मंथ में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 30 डेज से डिवाइड कर देंगे। जो निकल कर आएगा दैट विल बी योर लीव एट क्रेडिट इन मंथ्स। दैट विल बी योर लीव एट क्रेडिट इन मंथ्स। ठीक है, ठीक है दोस्त। एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, जल्दी से सभी बच्चे इसे सॉल्व करके मुझे बताएं। आपने सर्विस दी है, सर्विस दी है आपने 31 ईयर्स एंड 4 मंथ की। आपका एम्प्लॉयर आपको लीव देता है ए पार्ट 28 डेज एवरी ईयर, बी पार्ट 35 डेज 35 डेज एवरी ईयर। आपने लीव अवेल करी है लेट से 120 डेज की, और आपने लीव इन कैश करवाई है लेट से 200 डेज की। आपको बताना है लीव एट क्रेडिट इन मंथ्स कितना होगा। आपको बताना है लीव एट क्रेडिट इन मंथ्स कितना होगा। सभी मेरे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, सभी मेरे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। दो आंसर निकलेंगे, दो आंसर निकलेंगे। अगर 28 डेज की लीव मिलती है तो क्या होगा, और 35 डेज की लीव मिलती है तो क्या होगा? चलिए, मिक्स मिक्स आंसर आ रहा है, सबका मिक्स आंसर आ रहा है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले ए वाला पार्ट देखते हैं कि अगर 28 डेज की लीव मिलती है तो क्या होगा। अगर 28 डेज की लीव मिलती है तो सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे सर? सर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें लीव्स अवेलेबल कितनी थी। हमारे पास लीव्स अवेलेबल थी 28 डेज की, 28 डेज की हमारे पास लीव्स अवेलेबल थी फॉर 31 ईयर्स। 31 ईयर्स के लिए हमारे पास 28 डेज की लीव्स थी, यानी कि हमारे पास 868 लीव्स अवेलेबल थी। इसमें से माइनस कर देंगे वो लीव्स जो हमने अवेल कर ली,
जो छुट्टियां हमने ले ली, हम 120 डेज की छुट्टियां ले चुके हैं, माइनस कर देंगे वो लीव्स जिनका हम पैसा ले चुके हैं, जिनका हम पैसा ले चुके हैं, हम 200 दिन का पैसा ले चुके हैं। तो 868 में से आपका चला गया 120 और आपका चला गया 200, आपके पास बचे हैं 548 डेज। अब इस 548 डेज को 30 डेज से डिवाइड करा दिया जाएगा। आपके पास पहले वाले केस में 18.27 मंथ की लीव्स बाकी हैं। आपके पास 18.27 मंथ की लीव बाकी है, ठीक है। बी वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे आपका लीव्स अवेलेबल चेंज हो जाएगा, लीव्स अवेलेबल आपका चेंज हो जाएगा। आपका एम्प्लॉयर अगर आपको 30 डेज से ज्यादा की लीव देता है तो इसे हम 30 डेज पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, इसे हम 30 डेज पर ईयर पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी कि हमारे पास 930 लीव्स निकल कर आ जाएंगी। माइनस कर देंगे इसमें से लीव्स अवेल्ड एंड एन कैश, मैं एक साथ माइनस करा दे रहा हूं। अब लीव्स अवेल एंड एन कैश, अवेल मैं कर चुका हूं 120, एन कैश मैं करा चुका हूं 200, तो 320 छुट्टियां मैं ले चुका हूं, 610 छुट्टियां बाकी है मेरे पास। 610 छुट्टियों को मैं 30 डेज से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास निकल कर आ जाएगा 610 डिवाइड बाई 30, 20.33 मंथ, 20.33 month. This is what? This is leave at credit. This is leave at credit. Everyone. Okay report? Everyone. Okay report? 31 ईयर्स और 9 मंथ होता तो भी हमारा आंसर सेम होता। 31 4 months, 31 ईयर 9 months, 31 ईयर 11 month एंड 29 डेज, तो भी मेरा आंसर सेम होता, तो भी मेरा आंसर सेम होता। मैंने क्लियरली लिखा है बेटा, फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, कंप्लीटेड ईयर को ही कंसीडर करना है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ सिर्फ हो रही है ग्रेचुटी के केस में, और वो भी जब आप कवर्ड हो अंडर पोगा, वो भी जब आप कवर्ड हो अंडर पोगा, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और देखेंगे, लास्ट सैलरी ऑफ द मंथ, मंथ एक महीने की सैलरी लेते हैं वैशाली, लास्ट सैलरी जिस महीने में रिटायरमेंट हुआ है उस महीने की सैलरी लेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, आपके पास लीव्स एट क्रेडिट पड़ी हुई हैं एज पर एम्प्लॉयर, लीव्स एट क्रेडिट पड़ी हुई हैं एज पर एम्प्लॉयर 310 डेज। आपके एम्प्लॉयर के हिसाब से आपके पास 310 दिन की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, आपको लीव्स अलाउ करी जाती हैं, आपको लीव्स अलाउ करी जाती हैं 35 डेज की पर ईयर। हर साल आपको 35 डेज की लीव जो है वो अलाउ करी जाती है। सर्विस आपने प्रोवाइड करी है 20 ईयर एंड 11 मंथ। कैलकुलेट करके बताइए लीव एट क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स लीव एट क्रेडिट कितना है। मैं 2 मिनट दूंगा आपको, जल्दी से आप लोग ट्राई करिए वरना मैं कराता हूं। एक चीज नोटिस कर लीजिएगा कि ये जो 310 दिन एम्प्लॉयर ने निकाले हैं, ये जो 310 दिन एम्प्लॉयर ने निकाले हैं वो 35 डेज के हिसाब से निकले होंगे। लीव एट क्रेडिट एज पर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के हिसाब से आपके पास 310 दिन की छुट्टी बाकी है और एम्प्लॉयर ने आपकी छुट्टियां 35 डेज के हिसाब से निकाली होंगी, जबकि इनकम टैक्स वाले 35 डेज नहीं लेते हैं, इनकम टैक्स वाले मैक्सिमम 30 डेज लेते हैं, ठीक है। तो 30 डेज को ध्यान में रखते हुए आपको कैलकुलेशन करना है। मैं 2 मिनट दे रहा हूं आप लोग को।
अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे 7 मंथ्स कह रहे हैं, कुछ बच्चे 12 मंथ्स कह रहे हैं, कुछ बच्चे 11 मंथ्स कह रहे हैं। देखिएगा, देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को, समझिएगा मेरी बात को। एम्प्लॉयर ने जो छुट्टियां कैलकुलेट करी है वो किसके हिसाब से करी है? एम्प्लॉयर ने जो छुट्टियां कैलकुलेट करी है वो किसके हिसाब से करी है? 35 डेज के हिसाब से करी है। एवरीवन, एवरीवन, ठीक है। कोई मुझे ये बताएगा कि एम्प्लॉयर कितने दिन की एक्सेस लीव दे रहा है? कितने दिन की एक्सेस लीव दे रहा है? हर साल 5 दिन की एक्सेस लीव दे रहा है। हर साल 5 दिन की एक्सेस लीव दे रहा है। टोटल एक्सेस लीव कितनी है? टोटल एक्सेस लीव कितनी है? 20 साल में 5 दिन हर साल, यानी कि 100 दिन की एक्सेस लीव है। यानी कि ये जो एम्प्लॉयर की कैलकुलेशन है 310 दिन वाली, ये इस 35 डेज के हिसाब से है, और 100 दिन टोटल में एक्स्ट्रा है। 100 दिन टोटल में एक्स्ट्रा है। इसका मतलब लीव्स एट क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स कितनी हो जाएंगी? एम्प्लॉयर के हिसाब से 310 दिन है और इनकम टैक्स वालों के हिसाब से 100 दिन एक्स्ट्रा है, यानी कि 210 दिन की लीव है आपके पास। और 210 दिन की लीव को अगर आप मंथ में कन्वर्ट करोगे तो कितने आ जाएंगे? खेल समझ में आया भाई? खेल समझ में आया? सौरभ कह रहा है नहीं आया। क्यों भाई, क्यों नहीं आया? चंद्रकांत कह रहे हैं सर एग्जाम्पल ही आपका रॉन्ग है। क्यों चंद्रकांत मेरे भाई, एग्जाम्पल क्यों रॉन्ग है? थोड़ी रोशनी डालो भाई। चंद्रकांत, क्या दिक्कत है मेरे भाई? चंद्रकांत, ओहो हो। चंद्रकांत मेरे दोस्त, ये 310 दिन की छुट्टी बाकी है, ये छुट्टी अवेलेबल नहीं लिखी हुई है। ये लीव्स एट क्रेडिट मतलब क्या है? लीव्स एट क्रेडिट का मतलब क्या है? इतनी लीव्स नहीं ली, इतनी लीव्स नहीं अवेल करी। चंद्रकांत, छुट्टियां लेने के बाद जो छुट्टियां बच गई हैं ये वो है मेरे भाई। छुट्टियां लेने के बाद जो छुट्टियां बच गई हैं ये वो हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज कंप्लीटली राइट मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। लीव एट क्रेडिट, लीव एट क्रेडिट 290 दिन का है। आपको लीव अलाउ करी जाती है 28 डेज पर ईयर, और आपने सर्विस दी है 20 ईयर्स एंड 11 मंथ की। कैलकुलेट करिए लीव एट क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स। कैलकुलेट करिए लीव एट क्रेडिट एज पर इनकम। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। आपका एम्प्लॉयर आपको 30 डेज से कम लीव देता है, यानी कि इसको इनकम टैक्स वाले भी क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। आपके एम्प्लॉयर ने आपकी जो अनअवेल्ड लीव्स निकाली हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपकी जो अनअवेल्ड लीव्स निकाली हैं, ये अनअवेल्ड लीव्स एज पर दिस 28 डेज कैलकुलेशन है।
विच इज इक्वली एक्सेप्टेबल। तो अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है, लीव एट क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स भी कितना हो जाएगा, 290 डेज हो जाएगा। और इस 290 डेज को आप 30 डेज से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 9.67। आपके पास निकल कर आ जाएगा 9.67 पर मंथ। ओके, 9.67 पर मंथ आपके पास निकल कर आ जाएगा। मैं एक 10 मिनट का आप लोग को ब्रेक दे रहा हूँ। 10 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं और 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग पीएफ लगाते हैं। पीएफ समझने के बाद हम पैकअप कर लेंगे और जो परक्यूजिट्स हैं उसे हम लोग कल टेकअप करेंगे। बच्चे कह रहे हैं सर ब्रेक मत दो, निपटा दो, फिर एक ही बार छुट्टी कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। नवीन तुमको क्या दिक्कत है? नवीन तुमको क्या दिक्कत है? नवीन तुमको क्या दिक्कत है? अरे पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड मेरे दोस्त। 7 मंथ कैसे आया? 210 को बेटा 30 से डिवाइड कर देंगे, 7 मंथ आ जाएंगे। आपके एम्प्लॉयर ने आपको 310 दिन की छुट्टी दी थी। ये 310 दिन की छुट्टी उसने कैलकुलेट करी थी 35 डेज के हिसाब से। वो हर साल आपको 5 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा दे रहा था। 20 साल में उसने आपको 100 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा दी। मतलब इन 310 दिन में 100 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा है। इनकम टैक्स वालों के हिसाब से छुट्टियां निकलेंगी 210। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 210 दिन में कितने महीने होंगे? 7 महीने। बेटा सैलरी 8 से 10 नंबर तक पूछ लिया जाता है। पहले वाले केस में 5 डेज पर ईयर कैसे निकला? क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको 35 डेज की छुट्टी देता है, हम मैक्सिमम 30 डेज की छुट्टी लेके चलते हैं। आपका एम्प्लॉयर 35 डेज की छुट्टी देता है, हम 30 डेज की छुट्टी लेके चलते हैं, तो 5 दिन आपके एक्स्ट्रा है। ठीक है सर, बढ़ूं आगे? एवरीवन, तो इसके बाद रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और वीआरएस ये मैं नहीं कराता हूं, ये आप लोग सेल्फ कर लेंगे। ये आप लोग एक बारी सेल्फ रीड कर लेंगे, इससे इंस्टीट्यूट कुछ नहीं पूछता है। जी हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं नाव्या, 9.67 फ्रैक्शन में ले सकते हैं हम लोग। चलिए प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं बेटा, प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। प्रोविडेंट फंड, मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये पता है कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सब पता है कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड एक तरीके का रिटायरमेंट बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर 2 लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर 2 लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अंदर एम्प्लॉयर पैसा कंट्रीब्यूट करता है और इसके अंदर एम्प्लॉय पैसा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, फंड 4 तरीके का होगा। एक होगा एसपीएफ, एक होगा आरपीएफ, एक होगा यूआरपीएफ। एसपीएफ इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड यूआरपीएफ इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड कौन क्रिएट करता है? या मैं क्रिएट की जगह वर्ड यूज करूं कि ये कौन मेंटेन करता है? ये कौन मेंटेन करता है? सर ये मेंटेन करता है एम्प्लॉयर। अगर ये एम्प्लॉयर मेंटेन करता है तो इसका मतलब इस पे दोनों लोग पैसा डालते हैं। इसमें एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है और एम्प्लॉय भी पैसा डालता है। एक हमारे पास प्रोविडेंट फंड होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। एक हमारे पास कौन सा फंड होता है? एक हमारे पास प्रोविडेंट फंड होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कौन पैसा डालता है? इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय पैसा डालता है। इसके अंदर एम्प्लॉयर पैसा नहीं डालता है। इसके अंदर एम्प्लॉयर पैसा नहीं डालता है। ये पीपीएफ जो है ये जनरल पब्लिक के लिए है। इसके अंदर एम्प्लॉय पैसा डाल सकता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो पैसा डाल सकता है।
तो टोटल फंड हमारे पास कितने तरीके के होते हैं? 4, जिसमें से 3 फंड कौन मेंटेन करता है? एम्प्लॉयर। जो फंड एम्प्लॉयर मेंटेन करता है उसके अंदर एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है और एम्प्लॉय भी पैसा डालता है। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसके अंदर एम्प्लॉयर पैसा नहीं डालता, क्योंकि वो एम्प्लॉयर मेंटेन नहीं करता, वो जनरल पब्लिक के लिए है। कोई भी बंदा प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा सेव करना चाहता है वो उसके अंदर पैसा डाल सकता है। तो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन सिर्फ कौन करता है? एम्प्लॉय। कोई भी प्रोविडेंट फंड है तो उसके अंदर अमाउंट कंट्रीब्यूट होगा और उस पर इंटरेस्ट आएगा, उसमें अमाउंट कंट्रीब्यूट होगा और उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, तो इसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा ये सीखना है। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसका क्या होगा ये सीखना है। प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, इस पे जो इंटरेस्ट आएगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और जब हम पैसा विड्रॉ करेंगे तो उसका क्या होगा। 4 चीजें आपको समझ के चलनी है कि एम्प्लॉयर ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है उसका क्या होगा, एम्प्लॉय ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है उसका क्या होगा, इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है उसका क्या होगा, और हम मैच्योरिटी पे अमाउंट विड्रॉ करेंगे उसका क्या होगा। अगर आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आपका एम्प्लॉयर पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो पैसा एम्प्लॉय के हाथ में क्या रहता है? एग्जेम्प्ट। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो पैसा एम्प्लॉय के हाथ में क्या रहता है? एग्जेम्प्ट। जो पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उसमें उसको 80C का क्या मिल जाता है? डिडक्शन। इसमें जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट क्या रहता है? एग्जेम्प्ट। और जब आप लमसम में पैसा विड्रॉ करते हैं वो विड्रॉल भी क्या रहता है बेटा? वो विड्रॉल भी क्या रहता है बेटा? एग्जेम्प्ट। तो एम्प्लॉयर जो पैसा डालेगा वो एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉय जो पैसा डालेगा उसका 80C में डिडक्शन, इंटरेस्ट जो आएगा वो एग्जेम्प्ट, और जो विड्रॉल आप करोगे इसमें से वो भी आपका एग्जेम्प्ट। राइट। अगर आप पीपीएफ में पैसा डालते हो, अगर आप पीपीएफ में पैसा डालते हो तो उस केस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो होगा ही नहीं। एम्प्लॉय ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया उसका 80C में डिडक्शन, जो इंटरेस्ट आया वो एग्जेम्प्ट, और जो विड्रॉल पे आपने पैसा निकाला भी पैसा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है सर। इसके बाद आरपीएफ में, आरपीएफ में एम्प्लॉयर ने जो पैसा डाला वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन कितना? एग्जेम्प्ट होगा अप टू 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, अप टू 12% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। 12% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसमें उसको 80C का क्या मिल जाएगा? उसमें उसको 80C का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट जो आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा अप टू 9.5% पर एनम। अगर 9.5% तक का इंटरेस्ट आएगा तो एग्जेम्प्ट रहेगा, 9.5 के ऊपर आएगा तो वो टैक्सेबल होगा। मतलब लेट से आपको 13% का इंटरेस्ट आया है आरपीएफ में, 13% का इंटरेस्ट आया है आरपीएफ में 13,000 रुपए, तो इस 13,000 में से 9.5% तक का एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। 13,000 13% को बिलोंग करता है तो 9.5% का कितना होगा? 9,500। बचे हुए 3,500 रुपीज आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। बचा हुआ 3,500 रुपीज आपका क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद आपने जो अमाउंट विड्रॉ करी है वो अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर आप कंडीशन पूरी कर दोगे तो। आपकी अमाउंट जो है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर आप कंडीशन पूरी कर दोगे तो। अब क्या कंडीशन सरकार ने लिख के दी है? सरकार कहती है कि अगर आपने आरपीएफ से पैसा विड्रॉ किया है लगातार 5 साल की सर्विस देने के बाद, 5 साल की कॉन्टिन्यूअस सर्विस देने के बाद अगर आपने पैसा विड्रॉ किया है तो वो विड्रॉल आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप 5 साल की सर्विस पूरी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ एनी रीजन विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, बिकॉज ऑफ एनी रीजन विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? जो विड्रॉल हुआ है वो विड्रॉल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे एम्प्लॉय की इल है,
एम्प्लॉयर ने अपना बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इस केसेस में आपने अगर 5 साल से पहले भी विड्रॉल कर लिए तो वो विड्रॉल आपकी क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। ऑन द सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर, accumulated balance in the RPF is transferred to his RPF account maintained by the new employer। आपने ए लिमिटेड के पास 3 साल सर्विसेज दी, आपने ए लिमिटेड के पास 3 साल सर्विसेज दी, ए लिमिटेड के आरपीएफ अकाउंट में जो आपके पास बैलेंस था वो बैलेंस आपने ट्रांसफर कर दिया अपने नए एम्प्लॉयर के आरपीएफ में, आपने बी लिमिटेड के आरपीएफ में ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर भी जो आपने ये ट्रांसफर किया है, इस ट्रांसफर पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आरपीएफ में 3 केसेस में आपको एग्जेम्पशन मिलती है विड्रॉल में। पहला, जब आपने 5 साल की लगातार सर्विस दी हो। दूसरा, जब आपकी इल हेल्थ है, आपके एम्प्लॉयर का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है या फिर कोई भी ऐसा रीजन जो एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर है। तीसरा, जब आप नए एम्प्लॉयर के पास शिफ्ट हुए तो आपने पुराने एम्प्लॉयर का बैलेंस नए एम्प्लॉयर के पास क्या कर दिया, ट्रांसफर। अगर ये 3 कंडीशंस आप पूरी कर देते हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आपके आरपीएफ का विड्रॉल, आपके आरपीएफ का विड्रॉल क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चौथी बात करते हैं अब यूआरपीएफ की। चौथी बात करते हैं अब हम लोग यूआरपीएफ की। यूआरपीएफ का क्या होगा, यूआरपीएफ का क्या होगा बेटा, यूआरपीएफ का क्या होगा सर। यूआरपीएफ में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो होगा टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ, टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। जब आप पैसा विड्रॉ करोगे तब 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 आपका टैक्सेबल होगा। यहां पर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है इस पे आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। जी जी अंकित, हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। इंटरेस्ट जो आएगा वो भी आपका टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, वो भी आपका टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। ठीक है, और जब आप अमाउंट को विड्रॉ करोगे, जब आप अमाउंट को विड्रॉ करोगे तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकल कर आएगी, जब आप अमाउंट को विड्रॉ करोगे तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकल कर आएगी, जरा ध्यान से देखेंगे। जो आपने अमाउंट विड्रॉ करी है हम उसको स्प्लिट करेंगे, जो आपने अमाउंट को विड्रॉ किया है उसे हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। इसमें जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं होगा। जो इंटरेस्ट आया है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे, जो इंटरेस्ट आया है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्स। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और उस पे जो इंटरेस्ट है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और जो उस पे इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी, वो आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी एज प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, एज प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। एवरीवन क्लियर हुई मेरी बात, क्लियर हुई मेरी बात। आप जब अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉल पे आपके अमाउंट को अपोर्शन किया जाएगा बिटवीन डिफरेंट, अपोर्शन किया जाएगा बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स। एक पार्ट होगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो टैक्सेबल नहीं होगा, एक पार्ट होगा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो अदर सोर्सेस में जाएगा, एक पार्ट होगा आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। राइट, वी हैव कंप्लीटेड टुडे अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द चैप्टर। हमने 60% ऑफ द चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। कल का टारगेट हमारा परक्यूजिट्स का रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि कल हमारे स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो परक्यूजिट्स और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी चीजें अब मैं कल टेकअप करूंगा। ठीक है।
बाकी चीज़ें मैं कल टेकअप करूँगा। और एक बच्चे की रिक्वेस्ट है कि क्लास थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दें, तो दिस आई कैन टेक इनटू कंसिडरेशन। हम लोग क्लास, अगर आप लोग ओके हो तो 10:30 पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग ओके हो तो हम 10:30 पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको और जल्दी चाहिए तो मैं और जल्दी कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। के लिए सी यू टुमारो, बाय बाय।